Okay, Assalamu alaikum to all, or welcome to this session by QIC on this very important topic. तो आज हम लोग इंशाल्लाह बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्स से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और आज 3 मार्च 2024 है। और वर्ल्ड वॉर 1 के कल्मिनेशन के बाद बहुत सारे इवेंट्स हुए। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था कि 3 मार्च 1924 को खिलाफत जो है वो ऑफिशियली ख़त्म की गई। उसका ऑफिस जो था वो अबॉलिश कर दिया गया बाय एन एक्ट ऑफ द न्यू टर्किश पार्लियामेंट। तो बहुत सारी इवेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कुछ चीज़ें इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर अब्दुल्ला भाई फॉर ज्वाइनिंग। तो हम में से ज़्यादातर लोग अब्दुल्ला भाई को जानते होंगे। जो एकदम ही नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि अब्दुल्ला भाई बेसिकली गया से बिलोंग करते हैं, गया बिहार में। और उसके बाद उन्होंने एएमयू ज्वाइन किया था। उन्होंने अपना अंडरग्रेड एलएलबी एएमयू से किया। और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे एसआईओ में और दीगर एक्टिविज्म रिलेटेड चीज़ों में। और उसके साथ साथ वो एएमयू के स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट थे 2014 से 15 के बीच में। आपने उनकी स्पीचेस हमें से अक्सर लोगों ने सुनी होंगी। और बहुत ही मतलब कैरिज्मेटिक स्पीचेस रहती थी, बहुत ज़बरदस्त उनका वो रहता था। उसके साथ साथ फिर अभी वो किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर्स करने के बाद पीएचडी परसू कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और आई थिंक उनका 3 या 4 ईयर चल रहा है। तो अब्दुल्ला भाई थोड़ा सा करेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे कि अभी आप कहाँ पे हैं, क्या चल रहा है, और ओवरऑल ज़िंदगी कैसी है आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अभी पीएचडी के बिल्कुल आखिरी मरहले में हूँ और मेरी थीसिस के भी एक आध चैप्टर्स रह गए हैं, तो मैं वही लिख रहा हूँ। और वही लिखने के लिए मैं इंडिया आ गया था और जी। होपफुली अक्टूबर से पहले मेरा सबमिशन और इस साल के एंड से पहले पहले इंशाल्लाह वाइवा भी हो जाएगा, तो पीएचडी हो जाएगी। पीएचडी जी। का टॉपिक है, पीएचडी तो मैं ब्रॉडली ये है कि मैं काउंटर टेररिज्म लॉज पे पीएचडी कर रहा हूँ। और स्पेशली एनआईए के फंक्शनिंग को मैं एक ब्रॉडर ग्लोबल जो टर्न है जिसको हम क्रिमिनल लॉ में, तो उस पर्सपेक्टिव से एनआईए को मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसमें जो इनोवेशंस हुए हैं लॉ में और जो बहुत सारे एक्सेप्शंस ऐड हुए हैं या जो एनआईए के ट्रायल में या कोर्ट्स में बहुत सारी नई चीजें होने लगी हैं, तो मैं उनको एक एक लार्जर क्रिमिनल लॉ के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो अब्दुल्ला भाई हम लोग अभी अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड वॉर 1 और डी कॉलोनियल एनालिसिस का टॉपिक है। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाइल जो हम आज जो फेस कर रहे हैं उसकी शुरुआत उसी दौर में हुई थी। और अगर हम देखें, अभी हम पहले वर्ल्ड वॉर 1 के इवेंट्स पर अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो वर्ल्ड वॉर 1 में मतलब इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान तो हुआ ही। यानी उस वक्त जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इन्वेंट हुई, बहुत सारा इवन स्पेनिश फ्लू वगैरह आया। तो वर्ल्ड वॉर 1 को आप ओवरऑल कैसे देखते हैं, मतलब उसके इम्पैक्ट को। और खास करके आजकल के दौर से कितना लिंक्ड है वो, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना उसके लिए आज। मेरे लिए मतलब ये सवाल का जवाब थोड़ा लंबा होगा। जी। इसमें बहुत कुछ समझने की जरूरत है। एक तो ये है कि हिस्ट्री हम कैसे देखते हैं, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तारीख को देखने के कई जाविये हो सकते हैं जी। और एक बहुत ही सेकुलर तरीका है हिस्ट्री को देखने का। और वो ये है कि भाई हिस्ट्री में हमको फैक्ट्स मिलते हैं और अपनी आइडेंटिटी मिलती है। एक एक नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट भी है हिस्ट्री, एक मटेरियलिस्ट प्रोजेक्ट भी है हिस्ट्री। तो बहुत एहतियात की जरूरत होती है जब भी हम तारीख को देख रहे हो। कुछ लोगों को एक जो अपने प्रेजेंट से एक एंजाइटी होती है, तो उनको लगता है कि हिस्ट्री देखेंगे और हमको जो है वो वजह मिल जाएगी कि आज मेरा जो हाल है वो किस वजह से ऐसा है। तो ये भी एक जो है वो एक एक रश है कि हम पीछे मुड़ के कुछ देखें और उसमें हमको मिल जाए, ताकि ताकि एक इत्मीनान हो जाए कि हाँ मेरा हाल जो है वो मेरे गुज़िश्ता में जो गलतियां या लफ्जिशें हुई हैं या जो भी कमी हुई है उसकी वजह से है, हम कसूरवार नहीं है। ये भी एक बर्डन होता है कि अपने हाल के कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही कसूरवार हैं और हम ही जिम्मेदार हैं। तो तारीख में बहुत सारी चीजें हमको मिल जाती हैं और फिर हमको लगता है कि हाँ ये जो अरब नेशनलिज्म हुआ वो जिम्मेदार है, अंग्रेज जिम्मेदार हैं, कॉलोनियल कॉलोनियल प्रोजेक्ट जिम्मेदार है, और ये टी ई लॉरेंस जैसे कैरेक्टर्स जिम्मेदार हैं, और
हिंदुस्तान में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिम्मेदार है कि खिलाफत मूवमेंट को बीच में रोक दिया और नहीं होने दिया। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स अपनी इस कहानी में हमको मिल जाते हैं, जिससे हमें लगता है कि चलो हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है या कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये एक गलत तरीका है तारीख को देखने का। तारीख अपने अपने रॉ से चल रही होती है, तारीख में बहुत कुछ एक साथ हो रहा होता है। नतीजा क्या होता है कि एक खतरा तारीख में, जब हम इस तरह से तारीख को देखते हैं आज की बेचैनी में कि आज के हालात को, तो हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह की तरफ भी बढ़ जाते हैं कि नहीं नहीं सब तो ठीक चल रहा था, लेकिन कोई हम एक कैरेक्टर लेकर के आएंगे जिसको कोई नहीं जानता होगा कि इसने जो है एक खामोशी से एग्रीमेंट कर लिया था और जो है उसके नतीजे में सब कुछ बिगड़ गया। ऐसा कोई एक कॉज तो नहीं होता है पूरे एक डिक्लाइन का। तो ये एक बात है तारीख को। दूसरा ये है कि मेरे लिए ज्यादा दिलचस्पी का मौजू ये है कि क्या कुछ हुआ उसमें, उस वक्त 1914 से लेकर के 1924 तक, और शायद उससे पहले से बहुत कुछ हो रहा था, और कैसे ये मुमकिन हुआ कि एक इतनी बड़ी खिलाफत जिसको हम उस्मानिया खिलाफत कह रहे हैं, जिसका एक इतना बड़ा दायरा था हुकूमत का, वो इस तरह से डिसइंटीग्रेट हुई है कि कोई भी अगर अपने को उससे एसोसिएट करता है उस दौर से या उस हुकूमत से या उस खिलाफत से, उसके लिए तो इंतहाई एम्बैरेसमेंट और शर्मिंदगी और जिल्लत की बात है कि बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हुआ। और ये तो ऐसा है जैसे कि बाकियात हैं और इस पर जो है अब बंटवारा कर लो कि तुम थोड़ा सा फ्रांस ले ले, थोड़ा इंग्लैंड ले ले, थोड़ा सा रशिया को भी दे देंगे और थोड़ा तुम रख लो। और फिर जो है वो नई नई जो है वो ऐसा है कि खाली कागज पर जो है वो लकीरें खींच खींच के कंट्रीज बना दो। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि किसी की पूरी विरासत हो और लुट पिट जाए तो आप आसपास के जो गुंडे मवाली बदमाश हैं वो अपना हिस्सा ले लें कि भाई ये वाली बिल्डिंग हम ले लेते हैं, ये वाला हम ले लेते हैं, इसमें मेरे ज्यादा जो है दिलचस्पी थी पहले से। जैसे फ्रांस कह रहा है कि शुरू जी से मेरी सीरिया में दिलचस्पी है, लेबनान में, हमको दे दीजिए। उधर जी जो है इंग्लैंड कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, इराक हम ले लेंगे, हम ले लेंगे। मतलब जिस तरह से बंटवारा हुआ है ये तो बहुत ही शर्मिंदगी का, और उसके जो हिंदुस्तान में असरात हुए वो भी बहुत उससे जी आज तक नहीं निकल पाए, ये सच्चाई जी है। जी तो उसको समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा कैसे हो गया कि एक इतनी बड़ी खिलाफत और उसकी क्या वजूहात होंगी, एक इतनी बड़ी हुकूमत, इसके ऐसे जो है वो पारा पारा हो जाना। तो जी वो मेरे लिए ज्यादा अहम मौजू है कि वो कैसे मुमकिन हुआ। और इसमें एक जो है वो ये है कि वो मॉडर्नाइज नहीं हुआ था और रिफॉर्म्स नहीं हुए थे, जो जो बिल्कुल एक मॉडर्न हिस्ट्री देखने का तरीका है कि जी मिलिट्री एडवांसमेंट नहीं थे, टेक्नोलॉजीज नहीं थी, साइंस नहीं था, और इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ये बिल्कुल एक कॉलोनियल रीडिंग होगी कि सिक मैन ऑफ यूरोप हो चुका था, वहां कुछ तरक्की हो नहीं रही थी, साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई एडवांसमेंट नहीं था, और जो है वो अभी तक जो है वो शरिया ही चल रही थी और उलमा कराम की ही जो है वो एक तरह से उनके कब्जे में था बिल्कुल। तो मेरे लिए वो एक तरीका है देखने का जो कि बहुत ही कॉलोनियल तरीका है, ओरिएंटल तरीका है। मैं इसको समझता हूँ कि ऐसे देखना चाहिए कि जो यूरोप में तब्दीली आई है, जिसको हम कहते हैं कि जिसके नतीजे में नेशन स्टेट या नेशनलिज्म इमर्ज किया है, वो यूरोप ऐसे दिखाता रहा, या जो इंपीरियल प्रोजेक्ट है वो ऐसा दिखाता रहा कि ये जो है वो एक प्रोग्रेस है, यूनिवर्सल प्रोग्रेस है। टाइम एक लीनियर तरीके से ऐसे बढ़ रहा है, और यही जो है वो आइडियल है सबके लिए, ये यूनिवर्सल आइडियल है कि हर मुल्क में इसी तरह की तब्दीली, हर मुल्क में तो नहीं, हर इलाके में या हर तहजीब में या हर कौम में ये तब्दीली आ जाए कि वो जो है नेशनलिज्म की तरफ बढ़े और जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपनाए, और जो है यही तरक्की है दरअसल। लेकिन सच्चाई यह है कि वो एक खास हिस्टोरिकल और मटेरियल कंडीशन के नतीजे में एक नेशन स्टेट का आइडिया इमर्ज कर रहा है, जहां पर एक अरसे से लंबी लंबी वॉर्स हो रही हैं और जो जी पुराना निजाम है वो चल नहीं पा रहा है, जी और जो वो जिनको जो लॉर्ड्स थे, जिनके पास जो है आर्मी थी, वो जो है बगावत कर, और जी जो जो सेंटर में बैठा हुआ प्रिंस है वो कमजोर हो रहा है। इसी बीच जी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है और मर्केंटाइल क्लास इमर्ज कर रहा है, एक जी अर्बन क्लास इमर्ज कर रहा है। तो जी ये ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल मटेरियल कंडीशंस हैं जिसके नतीजे में एक नए किस्म की कौमी रियासत का तस्वुर निकल करके आ रहा है, जो जी कि बहुत ही सेकुलर है। जी और सेकुलर से ज्यादा उसमें प्रॉब्लम है कि बहुत ही आर्टिफिशियल है। जी असल झगड़ा इसका नहीं है कि उसको जो है वो कि मतलब वो सेकुलर है कि सेक्रेड है। झगड़ा इसका है कि वो मसनूई है, जी वो आर्टिफिशियल है। तो मतलब ये हुआ ना कि हाथ से बनाया है किसी चीज को और अब हम उसको कहें कि आइडियल है, तो इसका मतलब तो बुत बनाया ना फिर। जी जी तो प्रॉब्लम उसकी है कि वो आर्टिफिशियल, जी और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है लैंग्वेज, और जी जो है एक हिस्ट्री, और हिस्ट्री में अपना एक प्राइड ढूंढना, और एथनिसिटी, और एक एक आइडेंटिटी की तलाश। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रेस, जी प्रिंटिंग प्रेस, और जी प्रिंट की वजह से एक जो है कॉन्शियसनेस जगाना। जी तो वो वहां पर एक खास, जिसको कहेंगे हम कि हिस्टोरिकल मटेरियल कॉन्टेक्स्ट में एक तब्दीली आ रही है। जी उसका एक और पहलू है, वो है एक्सपेंशनिज्म या इंपेरियलिज्म, कि हमको जी एक्सपैंड करना है। जी और
वो उसको एक्सपैंड ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है, हम लेकर के आए हैं, आपको ये जी करना चाहिए। जी वो हिस्टोरिकल और मटेरियल कंडीशन मैं नहीं समझता हूँ, या मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगता है कि वो उस्मानिया खिलाफत में भी वैसे तब्दीली आ रही है। जी वो अभी भी एक पुराने निजाम से चल रहा है जी कि भाई फार्म है, टैक्सेस है, रेवेन्यू है, और उनके जी भी लॉर्ड्स हैं, एक अपनी दारुल हुकूमा जो है उसकी अपनी आर्मी है, और फिर बाकी जो गवर्नर्स हैं, लॉर्ड्स हैं, उनकी आर्मी है, और एक अपना निजाम है जिससे वो चल रहा है। जी लेकिन वो एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो एक्सपेंशन हो रहा है उससे मुतासिर भी हो रहा है। जी और मुसलसल जो एक तरफ से रशिया से उसको झगड़ा करना पड़ रहा है, एक तरफ जो है वो यूरोप का अपना एक्सपेंशनिज्म चल रहा है, उससे उसको मुकाबला करना पड़ रहा है। तो एक तरह से उसके भी हिस्ट्री चेंज हो रही है, या उसके भी जी कंडीशंस चेंज हो रहे हैं। जी दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि प्रेस वहां भी पहुंच रही जी है, और एक एक वक्त में जर्मनी से उसके मिलिट्री रिलेशनशिप्स बढ़ रहे हैं। जी फ्रांस में काफी ओटोमन एलिट्स जा करके तालीम भी हासिल कर रहे हैं, वहां रहने को और मिलने को मौका मिल रहा है। तो वो जो जी फ्रांस उस वक्त चैंपियन है लिबरलिज्म का, तो वो आइडियल्स भी वहां इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जी और वो लेकर के वो टर्क में भी, तो तुर्की में भी आना चाह रहे हैं कि भाई जी लिबरलिज्म हो, थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव हो। तो ये एक थोपने की भी, थोपने से ज्यादा मतलब एक मुतासिर मरूबियत भी जी जी वहां पर पैदा हो रही है, और एक तो जी मजबूरी भी पैदा हो रही है कि आप मुसलसल जो जी है वो एक एक्सटर्नल थ्रेट में है, रशिया जो है जी आप पे मुसलसल दबाव बना रहा है। जी और जर्मनी से, और अब आप इंटरनली जो है, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा एम्पायर है, तो उसके जो पेरिफेरीज हैं वो आपसे थोड़ा डिटैच भी होने लगते हैं। जी तो उसकी एक तो कंडीशंस भी ऐसी बन रही है, और एक एक मुतासिर भी हो रहा है एकदम जी एलिट तक, जी जिसको हम कह रहे हैं जो फ्रांस से, और जो लिबरलिज्म से, और थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी से, रिप्रेजेंटेटिव उससे, सेंट्रलाइजेशन से, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के आइडिया से, ये सब जी जो नए निजाम है उससे मुतासिर भी हो रहे हैं लोग। और नतीजा जी ये है कि उसकी वजह से यंग टर्क्स का एक ग्रुप बन रहा है, सीयूपी एक जी ग्रुप है, कुछ जी सीक्रेट सोसाइटीज बन रही हैं। जी और खास बात यह है कि आज तक तुर्की और वो हिस्सा उस सीक्रेट सोसाइटी से बाहर नहीं निकलता, जी कुछ ना कुछ आज भी वहां चलता रहता है। जी और जो भी उस वक्त हुकूमत में होता है उसकी निगाह में होता है कि कोई सीक्रेट सोसाइटीज चल रही होंगी, उस पर भी उसको निगाह रहती है। जी तो सीक्रेट सोसाइटीज बन रही हैं जो चैंपियन कर रही हैं लिबरल उसको, मॉडर्नाइजेशन, रिफॉर्म, ये सब जी चीजें। उधर जो है वो अरबी नेशनलिज्म का भी जो है वो एक एक सुगबुगाहट है, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत जी अपने उरूज पे पहुंच चुका है, जी कि अरबों को ये एहसास दिलाना कि देखो तुम पर इतने दिनों से जो है वो तुर्क वाले जो है वो जी हुकूमत कर रहे हैं, और तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, और अरबी जबान को जो है वो किनारे किया जा रहा है, और जी तुम्हारी जो तारीख है उसकी अहमियत नहीं है, अरब एथनिसिटी, जी ये सारी जी कैटेगरीज जो है वो इस्लामी दुनिया इससे बहुत पहले अपने को अलग कर। जी रसूल सल्लम के आखिरी जो जो खुतबा है उसमें भी रसूल सल्लम ने यही कहा कि मैंने ये जाहिलियत की जो चीजें हैं उसको अपने जूते के नीचे दबा दिया है। जी तो ये वही चीज है, नस्ल, जबान, रंग, जी ये जी सारी चीजों से इस्लामी दुनिया ने अपने आप को अलग करने की का एक मंसूबाबंद तरीके से अपने को उससे अलग किया, कि ये तो जाहिलियत की चीजें हैं। जी इंसान की जो पहचान है वो तो उसको खुदा के नजदीक उसकी पहचान जी पहचान उसकी दी हुई है, वजूद उसका जी दिया हुआ है, तारीख जी का या जबान का या किसी नस्ल का दिया हुआ नहीं। लेकिन जी बहरहाल, अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट मिशनरीज रोल प्ले कर रही हैं। ये ओके लोग सीरिया में, लेबनान में, बेरूत में, इनके जो है वो चल रहे हैं, क्या कहते हैं, मिशनरीज, मिशंस जी है। जी और ये अरबिक लैंग्वेज को, अरबी जबान को, और एक एक अरबी कल्चर को, विच इज जी डिफरेंट फ्रॉम इस्लामिक कल्चर, उसको जी प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन बहुत सारे वाकयात को हम मिस न कर जाएं, जी और उसका, और ये फिर पूरी दुनिया को मुतासर, जी यही जी नेशनलिज्म, यही प्रिंट मॉडर्निटी। आप हिंदुस्तान जी आ जाइए, प्रिंट आ जी गया, प्रेस आ गया, और जो जी है एक नई कॉन्शियसनेस जगी कि मुसलमान जी कौमियत की, मुस्लिम कौमियत की, और हिंदू कौमियत की, जी जी ऑफ कोर्स, जी और कास्ट की। जी अभी राइट भाई, जब 2000 साल से ही या हजारों साल से ही जात पात के नाम पर ज्यादतियां हो रही थी, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि 1880, 90, 70 के आसपास जाकर के लोगों के अंदर जो है वो एक क्या कहेंगे, एक बेदारी है। तो जी प्रिंट का एक रोल है, और प्रिंट जो है जी एक एक पूरे सेकुलर वर्ल्ड व्यू, सेकुलर वर्ल्ड इमेजिनेशन का, मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है प्रिंट। जी द ये पोटेंशियल कि हम मास लेवल पे कर सकते हैं, जी प्रोपेगेट कर सकते या प्रोपेगेंडा कर सकते, तो ये मुझे लगता है कि पूरे सेकुलर वर्ल्ड व्यू का एक बहुत बड़ा टूल है, जिसमें आप मीडिया जिसको हम कहते हैं कि जी मीडिएटेड तरीके से, और ये समाज की उस ताकत को जो समाज के पास है कि वो खुद से अपने मसाइल को फेस कर सकता है, हल कर सकता है, उसको खोखला करती है। जी और इस चीज को हम समझ भी रहे हैं, आज के दौर में ज्यादा समझ रहे हैं मीडिया को। राइट राइट तो मुझे लगता है कि वहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज का आना, उनका जो है वो वहाँ पर जो है वो सीक्रेट सोसाइटीज का इमर्ज करना, कुछ जो है वो एलिट्स का वहाँ पर मुतासिर होना उससे, जी और उनका अपना एक सीक्रेट सोसाइटी बनाना,
और उस तर्ज पर जो है रिफॉर्म की तरफ बढ़ना है। इसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट भी हो रहा है। जी तुर्की में जो एलिट है वो कह रहा है कि भाई इसको और जो है वो टर्किफिकेशन होना चाहिए जी और सेंट्रलाइज होना चाहिए। तो जो जो दूसरे आसपास में जो लोग हैं उनके हम्म, लिए ये चैलेंज हो रहा है कि भाई ये तो ज्यादा टर्किफिकेशन हो रहा है, हमारे हमको नजरअंदाज किया जा रहा है जी और जी हमारी जो है वो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस वक्त इस बहस में है। और और एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है मिडिल ईस्ट की, तो उसको भी हमें देखना चाहिए कि वो जो है, चूंकि इंडिया तक अंग्रेज आ चुके हैं और जी इंडिया ऑफिस बन चुकी है, इजिप्ट में एक जी ऑफिस बन चुकी है, तो जी इंग्लैंड से इंडिया के बीच में जो कुछ है, जो रास्ता है, उसका सेफ होना बहुत जरूरी है, राइट उसको सिक्योर करना बहुत जरूरी है। जी क्योंकि जी इंडिया उस वक्त जो है वो तो समझिए कि अंग्रेजों के हाथ में एक जैकपॉट लग गया है, जी जी सोने की चिड़िया बिल्कुल। सोने की चिड़िया। तो वो तो जी जैकपॉट हाथ में है, उसको जो है जी किसी तरह से हमको सिक्योर करना है, वो जैकपॉट हाथ जी से ना जाए। तो वो भी उसमें एक वो उसमें थ्रेड जो है वो रशिया से है, जी क्योंकि रशिया जो है अच्छा खासा सेंट्रल एशिया में जो है उसका दखल था। तो जी जी अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट में एक दिलचस्पी ये भी रही। जी तो ऐसे बहुत सारी चीजें हुई इसमें, ऐसा और इसी बीच में जो है वो जिस तरह से हुआ सब, जी उसको हम कोई बहुत ए टू बी टू सी नहीं समझ सकते। जी बहुत कुछ 1914 में नहीं था, लेकिन इन हीट ऑफ द वॉर में बहुत कुछ होने लगा। जी सही तो मेरे लिए ज्यादा, हमारे लिए ज्यादा अहम ये समझना है कि जिसको हम वर्ल्ड व्यू के लेवल पे समझने, जी कि सिर्फ ये नहीं है कि एक रियासत, एक हुकूमत, एक खिलाफत है जो खत्म हो गई, बल्कि एक नई पूरी जो है वो, एक नया वर्ल्ड व्यू, एक नया ओरिएंटेशन जी हमारे सामने ला के रख दिया गया, जिसको हम जिसकी बड़ी कैटेगरीज है, नेशनलिज्म जी और जबान जी और प्रिंट जी और तो इन सब चीजों से हम आज तक डील नहीं कर। जी सही अफसोस की बात ये, जी और हम आज तक नहीं समझ रहे हैं कि प्रिंट का क्या, कैसे उसको अब हम डील करें। तो ला जी करके एक वोलाटाइल चीज हमारे हाथ में दे दिया गया, इसका कुछ भी हो सकता जी है। तो अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इससे कैसे, एक पूरा बड़ा तबका जो खड़ा हुआ, उसको लगा कि हमारी पूरी जो तबाही है उसकी वजह यह है कि हम मॉडर्नाइज नहीं। जी ये उस वक्त के तुर्की में, मतलब उस्मानिया दौर में भी कह रहे हैं लोग, जी और और हम जब आज बड़े भी हो रहे थे तो यहाँ भी लोग कहते जी जी सही और हैं अभी भी वही कि बात कही जा रही है। अभी भी वही बात कही जा रही है। मेरी समझ जी में ये नहीं आ रहा है कि क्या ये वजह थी, जी या या ऐसे भी तारीख देखा जाए तो एक 600 साल 700 साल से एक जो है वो खिलाफत या एक पूरी जो है हुकूमत चल रही है, तो उसका डिसइंटीग्रेट होना या उसका कमजोर हो जाना एक बहुत फितरी, मतलब नेचुरल जी चीज है, वो हो रही है। जी लेकिन जब हम उसको रीड करना चाह रहे हैं, तो हम एक कॉज जब ढूंढना चाह रहे हैं, तो उसपे हमको वही वहां से पेश कर दिया जाता है कि असल आप लोग इसलिए जिल्लत का सामना करना पड़ा क्योंकि जी आप लोग मॉडर्नाइज नहीं हुए, जी जी आप लोग जो है शरिया को पकड़े हुए थे, जी और आप लोग जो है वो नेशन स्टेट्स नहीं बना पाए। जी और ये नेशन स्टेट एक ऐसा वबाल हमारे सर पे आ गया, जी जो जिसको हम कहेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से खास करके, जी जी और कि हम आज तक उससे नहीं निकल पाए, और हम ये समझ नहीं पा रहे कि हम इसको कैसे डील करें। जी उस वक्त भी खिलाफत के, जब कांग्रेस के जो हिंदू साथ दे रहे थे, मुस्लिम जी खिलाफत कमेटी, उनका भी ये सवाल था कि भाई ये बताओ, पहले इस्लाम है या पहले जो है वो हिंदुस्तान की आजादी। जी आज 2023-24 में भी आके हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि पहले इस्लाम है या पहले हिंदुस्तान है, और हमारे पास इसका जी जवाब नहीं है, अफसोस के साथ। जी सही एक जवाब ढूंढने की कोशिश हुई, जिसके नतीजे में एक और जो है वो कह लीजिए कि पेंडोरा खुल गया पाकिस्तान। जी तो उस पेंडोरा कभी आज तक नहीं संभाल पाई, पूरी मुस्लिम दुनिया लगी है कि इसको कैसे संभाला जाए, ये तो एक अलग जी किस्म का जो है वो जी जी मसला खुल गया है। जी तो हम ये समझते हैं कि जो 1914 में जिस तरह से ऑल्टर हुआ सब, जी ये 14 से लेकर के 22-24 तक, जी और जो उस वक्त सवालात खड़े हुए हमारे सामने, जी जी उन सवालात से हम, मुझे लगता है कि हम आज तक झेल रहे हैं। जी आज तक वो सवाल हमारे सामने खड़े जी कि नेशनलिज्म का क्या है, समझ में नहीं आता है। एक कोशिश हुई कंपोजिट नेशनलिज्म की, एक हुई जी मुस्लिम नेशनलिज्म की। मुस्लिम जी नेशनलिज्म के नतीजे में जो जो कुछ निकल के आया वो हमारे सामने है कि वो क्या निकल करके आया। जी उसके बाद जो है वो, अब उसमें तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट थी, तो हम देखें कि बंगाल में क्या हुआ। जी तो मुझे लगता है कि हमें उन सारी चीजों पे ज्यादा कोशिश समझने की करनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि भाई एक दो फैक्टर्स निकालने के, हाँ देखिए वो बेलफोर डिक्लेरेशन जो किया उसने, और उधर जो है अरे टी लॉरेंस ने जो है जो उनसे वादा कर लिया, और फिर साइक्स जी पिकॉट जो है जी एग्रीमेंट हो गया, इसीलिए जो है सब गड़बड़ हो गई। जी जी गड़बड़ बहुत सारी वजहों से हुई, सही और किसी एक को इसमें सेंटर पे ला करके हम नहीं समझ सकते। बहुत सारी चीजें जी पहले से चल रही थी, जी 1914 से पहले से चल, जी जी वॉर से पहले से चल रही थी। जी और दिलचस्पी कम हो रही थी जी यूरोप की, खास करके जी मिडिल ईस्ट में। और जी उनको लगता था कि ये तो सिक मैन है, इसमें मतलब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि हमको तो जैकपॉट इंडिया में मिल गया है, जी जी और यहाँ तेल अभी तक आया नहीं था। वो दिलचस्पी अचानक से बढ़ जाती है जब तेल आता है। जी जी
तो जो तबाही और जो उद्बुद्ध किया मिडिल ईस्ट को, वो और बढ़ गई, जबकि हमको मालूम हो गया, अरे भैया यहाँ भी तो तेल था, जी वरना तो उस सही। वक्त ये भी तो जैकपॉट ही था। जी जी लेकिन ये बिल्कुल। जब हाथ लगा था तो ये जैकपॉट नहीं था, जी सही। बाद में जैकपॉट। जी तो और उसमें जो है वो फिर एक पूरा, जाहिर सी बात है कि एक उसमें जो पहलू है वो जायनिस्ट मूवमेंट का भी है, जी जी और उनको कैसे जो है वो कहते हैं कि वो किया जा रहा है, अपीज किया जा रहा है। जी और और सिर्फ वो अपीजमेंट जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि उनको कोई वो मिल जाए, खुद क्रिश्चियन जायनिस्ट का अपना अपनी एक दिलचस्पी। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें हो रही, लेकिन मेरा कहना है कि एक डी कॉलोनियल अप्रोच अगर लिया जाए, जी तो उसमें मुझे लगता है कि हम अभी तक वो अप्रोच शायद ले नहीं पाए। जी हम अभी भी वो जो कॉलोनियल राइटिंग्स हैं, जी जॉर्ज क्या नाम है उनका, जॉर्ज अलोसिस से लेकर के अल्बर्ट बिल्कुल। कुरानी और डॉन और तमाम लोग जो हैं, इन जी लोगों ने मतलब ठीक है, बहुत दे दे ट्राई टू बी ऑनेस्ट जी कि हाँ ये वादा इनसे किया गया था, जी शरीफ मक्का के शरीफ हुसैन इब्न जी अली से, जी कि उनको जो है वो पूरा जो फर्टाइल क्रिसेंट है वो हम आपको देंगे, जी जी इंक्लूडिंग सीरिया, लेबनान और सब पूरा फिलिस्तीन। जी फिलिस्तीन का। जी हाँ, तो वो उनको नहीं दिया गया, तो इनके साथ धोखा हुआ। और टी जी लॉरेंस जो है वो वाज, एक एक हिस्ट्री है कि वाज अपसेट कि जी ऐसा जी गलत हुआ, उनको हाँ। देना चाहिए था। हम्म अब अब इसमें क्या सच्चाई है पता नहीं, लेकिन हाँ उसमें एक एक जाहिर सी बात है, अब हिस्ट्री में जाएंगे आप तो देयर वाज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, द ब्रिटिश हाई कमीशन सिटिंग इन इजिप्ट एंड द ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस इन यूके एंड द ब्रिटिश इंडिया ऑफिस यूके, जी सब अपने अपने लेवल पर ऑपरेट कर रहे थे। जी जी तो मेरे लिए जी वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं कि हम एक बार एक तह बदह हम उसको जी तलाश करें। मेरे लिए या हम सबके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो जो वर्ल्ड व्यू एक सामने हमारे आया, और जी जो एक एक सियासी समाजी एक नया ढांचा खड़ा हुआ उसके, जी उसका जवाब हम कैसे, जी और क्या वो बहुत ही नेचुरल था वैसा होना, या जी वो बहुत डेलिबरेटली किया गया, जी पूरी एक जो जिस जिस बुनियाद पर एक पूरी इस्लामी जहन खड़ा होता है जी और इस्लामी माशरा उसकी तहजीब की भी जो है वो उसको उसका ढांचा खड़ा किया जाता है, जी उस बुनियाद को ही हिला के रखा। जी और हम अभी भी उस बात को नहीं समझना चाह रहे, जी मतलब कोशिश किया उसको समझने की, ऐसा नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी उस समय, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा सही। जी है। और हम उस ट्रैप में फंस गए जी हैं। जी तो मेरा कहना है कि हमको कोशिश करनी चाहिए कि इसको समझें। जी ये सही। पैन इस्लामिज्म वर्सेस जो स्मॉल स्केल नेशनलिज्म है, ये जो एक मसला चल रहा है तब से, जी कि भाई दुनिया भर के मुस्लिम बिरादरान के साथ हमारा क्या रिश्ता है, और फिर वैसे तो हिंदुस्तानी हमारा हमारा क्या रोल है, और इस दोनों में अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो हम कहाँ खड़े हैं? जी जी सही। भाई एक बड़ी तादाद मुसलमानों की ब्रिटिश आर्मी की तरफ से जाके ओटोमन आर्मी से लड़ रही है, लड़ी। जी और उनको मार करके उनको हरा करके जी आ रही है। जी जी और जी यहाँ जो बिल्कुल। नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो इस पे खड़ा है कि भाई ये खिलाफत को आप खत्म न कीजिए। जी जी वो बिल्कुल। कह रहा है कि आप ही के मुसलमान तो हमारे साथ लड़ भी रहे थे वहां। जी 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 सही। भाई उनको जो इस हरा के इंडिया आए से हैं, करीब 4 लाख जो है मुस्लिम ब्रिटिश आर्मी में थे जो लड़े थे। मतलब 13 लाख तो की टोटल फौज थी, उसमें से करीब 4 लाख जो है वो इंडियन मुस्लिम्स थे जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे। जी लड़ किससे रहे थे, ओटोमन से लड़ रहे थे, जी जी उस्मानी जी उससे लड़ रहे बिल्कुल। थे। जी तो इसको भी समझना चाहिए कि कैसे कैसे कॉन्ट्रडिक्शंस उस टाइम में हमारे सामने आए। जी 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 और हाथ से जो है वो यहाँ जो है जी खिलाफत की तहरीक चल रही है, जी जी और जिसको बचाने की चल रही है उसकी दिलचस्पी खत्म हो चुकी। जी 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 बिल्कुल। खुद तुर्की जो है कह रहा है कि भाई हमको खिलाफत विलाफत से जल्दी से जो है अपना पल्लू झाड़ लेना होगा। जी अतातुर्क की जबान में इट हैज बीन अ न्यूसेंस। जी तो एक तो ये न्यूसेंस है कितने अरसे का, इससे जल्द से जल्द जो है निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और यहाँ लोग परेशान है कि भाई उसको बचा लीजिए। क्यों? खिलाफत क्योंकि बचा। यहाँ तो हम जी माइनॉरिटी है ना, जी जी हम जी माइनॉरिटी, हमको लग रहा है कि वहां खत्म हो जाए तो यहाँ हम कितने कमजोर हो जाए। जी 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 और इतना ज्यादा बेचैनी है यहाँ पर कि 1920 में जो है वो फैसला हुआ कि भाई या तो जिहाद हो या हिजरत हो। जी और एक बड़ी तादाद हिजरत करके अफगानिस्तान, जी उनको लगा कि यही हमारा जो है बेचारा खलीफा है। उसने कहा कि रुक दीजिए, अब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जी तो इस तरह की जो तबाही हुई, हम्म, इतना इतना परेशान हुआ, और उसके बाद फिर वहां खिलाफत जी खत्म। एक भी चीज जो हम मानते थे, अच्छा पूरा जी एक पब्लिक सेंटिमेंट इस पे खड़ा हो गया कि अरे भाई अगर उस्मानिया खिलाफत चली गई, जो भी एक नॉमिनल टेम्पोरल सॉवरेंटी थी वो चली गई, तो सब खत्म हो जाएगा। और वो जी चली गई, तो आप सोचिए जी कि कौम पे क्या गुजरी। सही सही। जी 24 में जो गुजरी, जो पस्ती आई, जो जहनी और नफसियाती तौर पर जो हम हार माने, जी वो आज तक उसका जवाब ढूंढते चल रहे हैं, जी और समझ में नहीं आ रहा है कि सही। यहाँ से कहाँ निकले। जी अब्दुल्ला भाई, आपको मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। ये जो वॉर थी वर्ल्ड वॉर 1, वो बेसिकली मुस्लिम्स की नहीं थी, या मतलब उसको इंडियन इंडियन या और जो दीगर ममालिक थे उनका कुछ लेना देना नहीं था। वो एक लोकल इवेंट से शुरू हुई।
और उसके बाद फिर उसमें जो है वो पार्टीज अलायंसेस थे और उन्होंने एक दूसरे पे हमला करना शुरू किया। और उसके बाद फिर ऑटोमन खिलाफत भी उसके अंदर सॉर्ट ऑफ चली गई। तो मतलब ये इतना बड़ा इवेंट हो गया, और उससे मतलब हमारे ऊपर, मतलब हम लोग क्या इस पोजीशन में नहीं थे, या उस्मानी खिलाफत इस पोजीशन में भी नहीं थी कि वो सॉर्ट ऑफ मना कर दे, या मतलब वो जाए ही ना इसके अंदर। तो जो बचा हुआ है उसको एटलीस्ट प्रिजर्व कर ले, वो सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल रोल अदा करे। तो वो चली गई जर्मनी के साथ, उसका अलायंस था, मतलब जर्मनी के साथ वो क्लोज थी थोड़ा। तो इस चीज को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता था, मतलब हमारी वॉर ही नहीं है तो हम क्यों जा करके लड़े, या हम लोग क्यों इसमें इन्वॉल्व ही हों। नहीं, इसमें असल ये तो झगड़ा एक अरसे से यूरोप में चल रहा है, आपस का चलता जी। रहा। जी। और इसमें जो है वो जिसको हम कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप कहते थे, जी। कि मुसलसल जो है वो जर्मन तो फ्रांस तो रशिया भी, और इधर इंग्लैंड ब्रिटेन इमर्ज कर गया, इनके झगड़े चलते रहे। जी। लेकिन इसमें चूंकि रशिया से पहले थ्रेट जी। रहा उनको, जी। और उनकी वॉर भी हुई, जी। जिसको हम कहेंगे क्या है, ऑटोमन रशियन वॉर जो है 1877-76 वाली। जी। और जिसमें एक अच्छा खासा उस्मानिया उसका जो है हिस्सा चला गया, जी। और बाल्कन नेशनलिज्म जहाँ से इमर्ज किया। जी। जी। और उससे पहले जो है वो नॉर्थ अफ्रीका और आप कह लें ईस्ट यूरोप वगैरह जो था वो जा जी। चुका था। जी। जी। तो मेरे ख्याल से जो तारीख में हम लोगों को मिलता है वो ये है कि ऑटोमन चाहते थे कि वो न्यूट्रल रहें, जी। जी। और ब्रिटेन ने भी उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि आप न्यूट्रल जी। रहें, जी। और जब वॉर खत्म हो जाएगी जी। तो हम जो है वो कुछ इनकी जो डिमांड्स हैं वो हम आपकी जी। पूरी करेंगे। जी। लेकिन चूंकि इस वॉर में रशिया भी इन्वॉल्व है, और रशिया के जी। पूरा इंटरेस्ट, रशिया वाज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन कि उसको जो है वो अनातोलिया के नॉर्थ का जो एरिया है वो मिल जाए, जी। बल्कि रशिया वाज इंटरेस्टेड कि उसको इस्तांबुल मिल जाए, जी। जी। और जी। वो जितने सी और स्टेट्स हैं उस पर वो काबिज हो जाए, जो जी। जो जी। जो स्ट्रेटेजिक है बहुत ज्यादा। जी। तो आप तो अब एकदम ही वल्नरेबल पोजीशन में है, जी। जी। और उसको रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे कोई पता नहीं है। जी। तभी दे वर रिलक्टेंट कि हम इसमें नहीं जी। जाएंगे। जी। जी। लेकिन कुछ वजीर जैसे कि अनवर पाशा का नाम सब जी। कोई जी। लेता है, जी। ये लोग काफी एम्बिशियस हो गए कि जी। जर्मनी जो है काफी पावरफुल है इस वक्त, और मिलिट्री टर्म्स में। जी। और हम अगर उसके साथ जाते हैं, और अगर ये वॉर हमारे मतलब जर्मनी अगर जीतता है, और जी। ऑस्ट्रियो हंगेरी मतलब ये जो फोर्सेज हैं ये अगर जीतती हैं, हम्म। तो हम जो है वो जो बहुत जो जो टेरिटरीज जो हमारे हाथ से जा चुकी है उसको हम राइट। दोबारा से वापस भी ले सकेंगे, और अपना जो फ्रंट्स है वो बहुत हम मजबूत भी कर सकेंगे रशिया के मुकाबले में। राइट। और राइट। अनातोलिया के उस तरफ का भी जो हिस्सा है उसको भी, और इसमें चूंकि ग्रीस और कुछ इलाके और जो है वहां पर भी रेजिस्टेंस, और एक उसको भी डील करने का एक एम्बिशन था कि हाँ। उसको भी मतलब कंसोलिडेट कर लिया जाए। जी। तो ये इंटरेस्ट अनवर पाशा का उसमें रहा, एंड ही जम्प्ड इनटू इट, और उसके बाद फिर जो हुआ वो तो हमारे सामने है। तो ये जी। जाना तो नहीं चाहते, लेकिन जी। इनका जी। एम्बिशन था कि भाई ये जो चीजें हमारे हाथ से गई हैं, और जो हमारा जो वल्नरेबल पेरिफेरीज है उसको हम कंसोलिडेट कर लें या उसको। और रशिया एक जी। थ्रेट था, मतलब इसमें कोई शक नहीं, जी। रशिया वाज ऑलवेज आईइंग इस्तांबुल। वो तो जी। कहिए कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो गया, वरना जो बंटवारा था उसमें पता नहीं क्या क्या और जाता। जी। जी। राइट। वो तो रशिया की दिलचस्पी खत्म हो गई बोल्शेविक जी। रिवॉल्यूशन के बाद, और जार जी। रशिया खत्म हो गया, जी। वरना वो तो बंटवारे में फिर और भी बहुत कुछ जाता। जी। तो जो बंदरबाट हुआ उसमें रशिया उस वक्त फिर पार्टी नहीं रहा, उस तरह से फ्रांस और जी। ब्रिटेन के बीच में ही हुआ। जी। तो इसमें एक तो कुछ एम्बिशंस भी थे और कुछ मजबूरियां भी थी। ओके। हाँ, जी। ये कोई बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत होमोजेनस एक फैसला हो, बहुत सोचने समझने के जी। बाद एक यूनिफॉर्मली जी। कि सब लोग चाहते हैं कि वॉर में जाएं। जी। इस्तांबुल पहले भी, और इस्तांबुल वाज ऑलरेडी इन डेट, जी। कर्जे में भी था। जी। तो इस्तांबुल से मुराद मतलब उस्मानिया हुआ, ओके। लेकिन जी। उसको मजबूरन उसमें जो है वो मजबूरन भी, और अनवर पाशा जैसे वजीर इनके इनके अपने एम्बिशंस, और जर्मनी के साथ इनके अपने जो ताल्लुकात थे, जो जी। कि वहाँ जो है वो आर्मी का की ट्रेनिंग और जी। सपोर्ट वहाँ से इनको मिल रहा था। तो जी। उनसे इन्होंने ये अहद ले लिया, मतलब एक तरह से उनके साथ पैक्ट कर लिया जी। कि हम चले जाते हैं। ओके। तो तो इसमें ये सब वजूहात हैं जिसकी वजह से राइट। उनको उसमें जाना पड़ा, वरना सही बात जी। है वॉर तो इनकी नहीं थी। जी। लेकिन वॉर से पहले भी एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर वॉर नहीं थी तब भी इनकी वॉर थी, इसलिए ओके। क्योंकि जी। बहुत पहले से ये बातें आपस में फ्रांस और ब्रिटेन और इनके बीच में थी कि ये जो मिडिल ईस्ट के जो बंटवारा होगा इसमें किसको क्या मिलेगा। जी। ये उस्मानिया खिलाफत जो डिसइंटीग्रेट हो, मतलब दिलचस्पी थी ना जी। ये तो 1914 से पहले से, मतलब जी। काफी पहले से चल रही थी कि हम क्या जी। जी। लेंगे और तुम क्या ले सकते हो, जी। और किसको क्या मिल जी। सकता है। जी। और ब्रिटेन जो है वो ऑलरेडी इजिप्ट में आके बैठ चुका था। ओके। और फ्रांस की एक दिलचस्पी सीरिया में और उससे थी कि भाई कैथोलिक उसके हम ही जो है वो हेड बनेंगे, राइट। क्रिश्चियन उसके। जी। तो
अगर इनकी वॉर नहीं थी तब भी इनको इम्पैक्ट होने वाला था, क्योंकि जो लोग वॉर में थे उनकी निगाहें बहुत दूर तक, निगाहें मतलब उनकी ख्वाहिशात बड़ी थी, उनकी ये थी राइट। कि सबको क्या क्या मिलेगा। राइट तो जी। ये जो क्या नाम है उनका, वो जो द पीस टू एंड ऑल पीस किताब है, ओके। अ, आवाज आ रही है ना मेरी? असल बीच जी में जी, कॉल आवाज आने आ लगी रही है। तो हाँ। तो जी पीस टू एंड ऑल पीस जो किताब है, उसमें वो ये बात कहता है कि ये तो पहले से ही बात होने लगी थी, ये जब खत्म होगा उस्मानिया तो किसको कितना हिस्सा मिलेगा। ओके। जी तो उस पे नजर थी कि एक रियासत डिसइंटीग्रेट हो रही है, क्या जी क्या लिया जा सकता है, तो वो तो इम्पैक्ट उसको करता ही। लेकिन जिस जी तरह से डिसीजन हुआ शायद और स्ट्रेटेजिकली साउंड हो सकता था, जी लेकिन ये कुछ वजीर ने इंडिपेंडेंटली जो है ड्रैग कर दिया पूरी उस्मानिया जी खिलाफत को इस वॉर में। और जी अब इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि एक बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी जी। ऑटोमन्स ने। ये जो हमको बताया जाता है ना कि पहले से कमजोर हो चुके थे सिख मैन थे, कुछ नहीं हुआ, बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी। और ओके। डार्डेनल्स और जो गैलीपोली और इसको जो जी है डिफेंड किया। जी अनफॉर्चुनेटली मल्टीपल फ्रंट्स पर उनको एंगेज होना पड़ा। जी जी। राइट। वजीर जो तो है उसके एम्बिशंस कहीं और है, उसको ये जी नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर उसकी जरूरत ज्यादा है। जी तो ब्रिटेन जो है वो फिलिस्तीन पहुंच चुका है। जी जी और जी तो इस तरह के जो मल्टीपल फ्रंट्स हो गए उसकी वजह से वो, जी। लेकिन ओवर स्ट्रेच हो दे गया। दे गेव अ गुड फाइट। जी। आप ये नहीं कह राइट। सकते हैं कि यूरोप के सामने बिल्कुल वो सिक मैन ही था। जी 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 बहुत ही स्ट्रांग फाइट उसने जी जी। माउंट किया, गैलीपोली मतलब वगैरह की लड़ाई तो समझिए सॉर्ट ऑफ हरा ही गैलीपोली दिया जी, था। जी 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 हरा जी दिया। जी। लेकिन तो उसको इतने फ्रंट्स पर इंगेज कर दिया जी कि जी वो अल्टीमेटली खत्म हो जी। गया। तो फिलिस्तीन पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अभी जो पूरा हमारे सामने मसला चल रहा है फिलिस्तीन का, और मतलब हम लोग, हाँ, कितनी जनरेशन्स हो गई ऑलमोस्ट, तो उसकी भी शुरुआत उसी दौर में हुई कि 1918 में जो जनरल एलएनबी था उनका, ब्रिटेन ब्रिटेन का जनरल था, वो घुस गया, मतलब वो सॉर्ट ऑफ फातेह की हैसियत से जेरूसलम में दाखिल हुआ। और उसके बाद जो है वो मतलब ये सिलसिला शुरू हुआ, और उन्होंने साइमल्टेनियसली किंग हुसैन को भी वादा किया कि हम आपको वो क्रेसेंट की फर्टाइल लैंड्स देंगे, उसके साथ साथ वो साई पिकॉट्स का भी एग्रीमेंट हुआ जो सॉर्ट ऑफ सीक्रेट था, बाद में रिवील हो गया। और फिर बाल्फोर डिक्लेरेशन भी हो गया कि हम जायनिस्ट को भी देंगे। तो ब्रिटेन जो था वो मतलब चालाकी से सबके साथ वॉर में जैसा उसको फायदा हो उसके साथ वो खेल रहा था। तो मुस्लिम्स जो थे, मतलब खासकर जो ऑटोमन्स थे, ओवर स्ट्रेच हो गए, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब ताश के पत्तों की तरह सारी ज़मीनें वो जो है बगदाद भी हार रहे हैं, और मतलब फिलिस्तीन भी सॉर्ट ऑफ निकल रहा है फौरन से। आपने कहा कि अच्छी फाइट दी, लेकिन मतलब कहीं ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने कुछ भी बचा पाए, वो मतलब ये मर्सी पे थे बिल्कुल कि जो भी वो लेना चाह रहे थे वो ले रहे थे एकदम। और जिस तरह से जिसको देना चाह रहे थे वो दे रहे थे। तो इतनी बुरी वल्नरेबल सिचुएशन आ गई कि मतलब कोई भी हमारा मुकद्दस जगह, इवन वो चाहते तो हिजाज पे भी कब्जा कर लेते अगर उनको वहां पे कुछ मिलता तो इतनी ज्यादा बुरी सिचुएशन वर्ल्ड वॉर 1 में मतलब आ गई। तो उसके लिए आप ऑटोमन एम्पायर को रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं या हालात ऐसे थे? मतलब हमने, सॉरी, ऑटोमन्स ने अच्छी फाइट दी, लेकिन उसके बाद भी इतनी बुरी सिचुएशन मतलब के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन था? मेरी समझ से इसके लिए कोई एक तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। खुद ऑटोमन में कैंप्स है, जी एक है जिसका एम्बिशन कुछ और है। जी उसको लग रहा है कि मेरे हाथ से जो गया है उसको भी वापस ले लेना है और वहां पे भी मजबूत हो जाना है, उसे भी कंसोलिडेट करना है। जी एक तरफ जो है वो इनसे वादा हो गया, जाहिर सी बात है कि कोई भी टेम्प्ट हो जाएगा, हुसैन इब्न अली भी टेम्प्ट हो गए कि तुमको जो है पूरा वो दे देंगे। जी तो इन्होंने इधर जो है वो बगावत की आवाज बुलंद कर दी। जी जब इन्होंने कॉल दिया कि हम जिहाद कर रहे हैं खलीफा ने, जी तो इनको एक्सपेक्टेड था कि एक रिस्पॉन्स इनको इजिप्ट वगैरह में भी मिलेगा। जी। राइट। वो नहीं मिला। राइट। उसके बाद जो है वो एक लेयर्स हैं, मतलब जो लोग वहां बैठे हैं मिडिल ईस्ट जी में, जी ब्रिटेन के, जी। उनकी अपनी एक समझ है हाउ टू राइट। डील विद द मिडिल ईस्ट। जो राइट। यूके में बैठे हैं उनकी अपनी एक समझ है कि कैसे इससे डील किया जाएगा। राइट। और फ्रांस की अपनी एक समझ है। तो जी। मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप भी हो रहा है। राइट। मतलब बाद में जो ब्रिटेन अपने को अपना पल्ला झाड़ता है कि हमने ऐसा कोई राइट। वादा नहीं किया था, तो ये कह रहा है कि हम जी जो लेटर लिखे हैं तो बहुत ही जेनरिक टर्म्स में लिखे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि हम आपको पूरा दें। जी जो मैकमोहन का जी कॉरेस्पॉन्डेंस है हुसैन जी इब्न अली जी से, तो जी बाद में वो कह रहा है कि भाई ये तो बहुत ही जेनरिक हम बात कह रहे हैं ना, कि जी हाँ आपको भी इसमें मिलेगा कुछ, जी इस तरह की बात है मतलब। जी तो जी आप ये क्यों समझ के बैठ गए कि आपको सब दे दिया जाएगा और क्या? जी जी। राइट। तो वो कह रहा है कि कॉरेस्पॉन्डेंस की मतलब, अच्छा, ये इतना आज भी यूके और यूके की जो जबान है या जो बात करने का तरीका है, कभी वाजे बात नहीं। जी तो उस कॉरेस्पॉन्डेंस में भी कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं है। इतनी जी ज्यादा डिप्लोमेसी है, इतनी ज्यादा डिप्लोमेसी जी कि आज भी मतलब एक छोटी सी बात भी होगी, आपको अगर ये भी कहना होगा कि तुम गलत कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कहेंगे तुम गलत कर रहे जी
ऐसा भी हो सकता था, वैसा भी हो सकता था। अब आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप हमसे कह रहे थे कि हम गलत कर रहे हो, कहेंगे नहीं नहीं, हम तो जी ये कह रहे थे कि आप ऐसा भी कर सकते थे, वैसा भी कर सकते थे। जी जी राइट। तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस भी वैसे ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि जी उनको बहुत जी क्लियरली वो कह रही है, बाद में उसको आसानी हो गई वो डिप्लोमेसी के, भाई हम तो ये नहीं कहे थे। जी जी राइट। और इसी का प्राउड भी है। हाँ, जी और आज भी है, हमारी जी डिप्लोमेसी का कोई जवाब नहीं। जी जी राइट। तो वो भी चल रहा है। और जी डिफरेंट जो जो लोग मिडिल ईस्ट में बैठे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं, जो वहां है वो जी कुछ और सोच रहे हैं। जी हुसैन इब्न अली कुछ और सोच रहे हैं, उनका बेटा कुछ और सोच, राइट फैसल और राइट। अब्दुल्ला को कुछ और लग रहा है। सही। वो कहीं तो और इस जा जा करके कभी जी कैरो पहुंच रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। जी तो उनका अलग चल इसमें रहा है। जी इसमें एक और चीज मतलब अगर हम इवेंट्स को देखें और मतलब जो सिचुएशन आई इसमें देखें, तो ये टी लॉरेंस का आपने भी जिक्र किया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है। मतलब वो अरब में जा करके अरबी जबान सीख करके, और कुछ लोग बोलते हैं कि वो शायद ईमान भी ले आया, और वो इतना ज्यादा क्लोज हो गया मतलब अरब बेडवीन से कि वो उसे अपना आदमी मानने लगे, उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगे। तो मैं टी लॉरेंस बन के सोचता हूँ, तो अगर मैं टी लॉरेंस अगर हूँ, तो मुझे कितनी खुशी होगी कि मतलब मैं इतना ज्यादा, मतलब मैं कहीं वेस्ट में पैदा हुआ, मैं जबान में भी इतना माहिर हो गया कि लोग मुझे और अपनों से ज्यादा अपना समझ रहे हैं। और मतलब मेरे अंदर क्या ऐसा खाली टी लॉरेंस नहीं था, उनके और बहुत सारे जनरल्स और जो थे वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते थे कि वो मतलब जा करके लोगों में फूट भी डाल रहे हैं, उनको लड़वा भी रहे हैं आपस में, और अपने सारे मफाद भी हल करवा ले रहे हैं। तो ये जो पर्सनल लेवल पे जो ट्रेड्स थे वेस्टर्न जनरल्स के, उनके स्पाइस के, उनके लोगों के, तो ये मतलब ये हमें नहीं दिखता है किसी मुस्लिम वर्ल्ड में या किसी किसी भी कंटेम्प्रेरी फिगर में। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि इस तरह के जो लोग नहीं थे नहीं, टी लॉरेंस जैसे? जी बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है, मतलब जी उसको बहुत रोमांटिसाइज भी किया गया, लॉरेंस जी ऑफ जी अरेबिया और ये वो। जी लेकिन एक जो एक्सपेंशन या इम्पेरियलिज्म जो है, ये एक बहुत ही मॉडर्न प्रोजेक्ट है। जी इससे पहले ये सब नहीं आजमाया गया था जी कि जी भाई हम इस तरह से जो है वो टेरिटरीज को, टेरिटोरियल टेरिटरी का सेंट्रिक होना, सेंट्रल होना। जी अंपायर्स वर नॉट टेरिटरी सेंट्रिक। जी अंपायर जो खास करके इस्लाम ने जो तस्वर पेश किया, वो तो जमीन उसमें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जी तो ये टेरिटरी सेंट्रिक एक्सपेंशन और ये इंपीरियल जो प्रोजेक्ट है पूरा, इसने जी बहुत नई नई चीजें जो है वो निकाली कि जाओ पहले वहां के समाज को पढ़ो, उनसे जो है जी ताल्लुकात बनाओ। ये भी एक प्रोजेक्ट जी हमेशा रहेगा। जी जैसे इंडिया में इवेंजेलिकल्स को भेजो, जी मिशनरीज को भेजो, जी और जो है कुछ ऐसे लोग आए जो ओरिएंटलिस्ट हैं, वो जाएंगे और संस्कृत जी पढ़ेंगे। और जी इनके यहाँ वो तो 10-10 साल जो है वो उसके ऊपर बैठ करके अपने को पहले टैन किया, जी जी राइट। और जो है वो भभूत रगड़ा और माला डाला। जी जी और उसके बाद जो राइट। है उसके बाद जो है इनके उसको पढ़ा, और एक जी नया जो है बिल्कुल हिंदू मजहब खड़ा कर दिया। जी जी नया मतलब कि राइट। एक नए तरीके से उसको एक नए पैराए में ढाल दिया। जी राइट। वैसे ही हम अगर देखें तो इस्लाम की भी तो उन्होंने बहुत मुताला किया, और उसमें जो जी है बहुत गहराई से फिक्ह को और उसकी अरबी जी और उसकी पूरी रवायात, उन सब का जी मुताला हुआ। और उसका इन्फ्लुएंस है जो बाद में इस्लाम की जी तावील हुई या उसकी ताबीर हुई, ओरिएंटलिस्ट का वो पूरा रोल जो है। जी उसका रोल है। जी जी और जी तो उसने, बिल्कुल। उन लोगों ने एक नया बिल्कुल तरीका निकाला कि कैसे जो है हमको जी और दूसरी है कि उसको हमेशा ये क्राइसिस भी थी जी कि उसकी बुनियाद फिर मैं कहूँगा आर्टिफिशियल है। जी तो अब उसको कहीं किसी आईने में तो अपने को, किसी इमेज में अपने को दे, जी जी राइट। तो उसने मुसलसल अदर को जो है वो एक बनाए रखा, जी जिसको जी हम जी ओरिएंटलिज्म कह रहे हैं जी कि ये बहुत जी इरोटिक है और बहुत जी बारबरिक है, और जी हम जो तरक्की कर गए हैं, जी और यहाँ जी जो है इस तरह के डांस हो रहे हैं, और जो जी है जी वो जो बयान करते हैं ये लोग मिस्र में जी 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 रुख्स सरूर की महफिलें, तो इसको हाँ बहुत हाँ इरोटिसिज्म के साथ ये जी लोग जी तो जी ऐसे हो रहा है राइट। वैसा। जी बद्दू कल्चर में एक जी दिलचस्पी जी पैदा हो रही है कि देखो जी बद्दू हैं, जी 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 हम इनसे इवन अलग हैं, तो अपना एक जी इवन हरम का जो वर्ड है उसको कितना मतलब कुछ को अलग ही किस बना तरह दिया से है। इस्तेमाल। जी 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 तो तो बद्दू कल्चर में भी बड़ी दिलचस्पी इन्होंने ली, और वहाँ के जी खाने पीने कल्चर, क्योंकि अपने को उसमें देखना चाहते थे, जी जी उस जी अदर वाले इमेज के साथ, राइट। कि जी ये क्या है और हम क्या, और अपनी पहचान इससे बना रहे थे कि हम ये नहीं है। जी जी राइट। तो वो एक प्रोजेक्शन है, पूरी एक मेहनत हुई है ओरिएंटलिस्ट प्रोजेक्ट। तो ये बहुत मतलब एक, ये सिर्फ जो है वो वॉरफेयर नहीं है जी जी इंपेरियलिज्म, राइट। इसमें ये सब भी बहुत कुछ हो रहा है। जी जी इसीलिए वेस्टर्न इंपेरियलिज्म जो है आपको सिस्टम भी दे के जा रहा है, एक वर्ल्ड जी व्यू भी दे रहा है। जी हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कि जो रशियन यूएसएसआर या रशियन इंपेरियलिज्म, जी वो इससे ज्यादा वायलेंट है। जी पूरे सेंट्रल एशिया में जाके देखिए कितने अरसे तक जो है वो नमाज पढ़ना मना था, जी कुरान नहीं पढ़ सकते थे, मसाजिद जो है जी वो सुनसान बेआबा पड़ी जी थी। जी जी ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ दूसरी तरह से काम है।
जी जी स्पेशली जो राइट। सेकेंड वेव ऑफ इंपेरियलिज्म है जो ब्रिटेन लेकर के आ रहा जी जी है, राइट। जब वो इंडिया पहुंच रहा है और दूसरी जगहों पे जी पहुंच रहा जी जी है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और उस ट्रैप में हम भी फंसे ना, मतलब जी उन्होंने जो इस्लाम हमको पेश किया, हम उस जी ट्रैप में फंसे। जी एक बड़ा प्यूरिटन इस्लाम भी लेकर के आए, और जी जो है वो जैसे जब मन किया अपना, जो है वो सब काबिल लोग थे। जी राइट। एक लंबे अरसे तक जिसको ये लोग मोहम्मदन लॉ कहते थे या मुस्लिम लॉ कहते थे, वो शाह की और इसकी पढ़ाई गई, जी गोल्जायर की और इसकी वगैरह की। जी जी और हमको बड़ा मुतासिर कर रहा था कि हाँ, ये तो बहुत बेहतरीन काम हुआ है, और जो है जी ऐसा हुआ है। जब जी हिंदुस्तान में इनको लगा कि जो है वो कहीं से फिर जो है वो जज्बा जो है मुकाबले का ना पैदा हो जाए, तो एक पूरी जी तारीख लिख दी कि सब कुछ जो हुआ वो तसव्वुफ से हुआ। जी 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 हाँ, राइट। बाकी तो हुक्मरान तो आए थे, वो सब तो मुगल थे और फला थे और गजनी थे और अफगानी थे और ये थे। हम्म। बाकी जो हिंदुस्तान में इस्लाम जो असल फैला, वो तो तसव्वुफ से। राइट। अब पूरी एक तारीख जो है ये हंटर वगैरह ने लिख दी, जी राइट। और हम भी आज तक रट रहे हैं राइट। कि भाई जो हुआ वो इन्हीं से हुआ। औलिया कराम आए, और तो जी सूफिया कराम आए और बैठ गए, और उससे जो फैल गया। जी तो ये बताओ भाई, केरला में कौन से पहले सूफी आए, या कौन पहले ट्रेडर जी आया कि मर्चेंट आया, कौन आया? जी जी राइट। जी तो ये एक खास जी एस्पेक्ट है सेकेंड वेव ऑफ जी कॉलोनियलिज्म का, और एक जी इस इंपेरियलिज्म का। जी। तो जी अब्दुल्ला भाई, अब इंडिया पे आते हैं कि इंडिया में मतलब हमारा, अगर वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान देखें तो उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 जब शुरू हुई 1914 में, तो गांधी जी भी उस वक्त नहीं थे इंडिया में। और हम्म मतलब हमारी जो लीडरशिप थी वो मोस्टली जो मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जो थे वो ब्रदर्स थे। उसके अलावा मौलाना महमूदुल हसन जो थे, इस तरह के लोग थे। मतलब हमारी लीडरशिप जो थी वो काफ़ी अलग थी। तो मुस्लिम्स की उस दौरान, यानी वर्ल्ड वॉर के दौरान, जो अर्ली 20th सेंचुरी थी, उस दौरान इंडिया में क्या सिचुएशन थी, और मतलब इंडिया में क्या चेंजेस आ रहे थे वर्ल्ड वॉर 1 के साथ साथ, उस पर आपकी कुछ ऑब्जर्वेशंस। नहीं, मुझे लगता है कि एक तो 1857 के बाद जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ, जी जी उसकी वजह से उनकी जो वो एक तो कमर टूट, जी राइट। और उन्हें लगा कि अब तो ये दारुल इस्लाम रहा नहीं, मतलब जी हमारे राइट। इक़्तिदार से चीजें चली गई हैं। जी और ये पहली बार ये मुसलमानों का तजुर्बा पूरी दुनिया में हो रहा था कि अब हम जो है वो महकूम होते जा रहे जी राइट। हैं। आदत थी हुकूमत में रहने जी की। राइट। 700 साल से इस्लाम की जो भी समझ बनी थी, या जो भी हमारे रिवायात पैदा हुई, जो तारीख जी लिखी जा रही थी, वो ठीक है, वो अंदर के ही इंटरनल उसमें चल रहा था। जी अब्बासी उमैयद जो भी हो रहा था, ये गजनी मुगली, जी लेकिन हुकूमत दर मिलाकर जी हमारे ही मुस्लिम्स ही रूलर मतलब थे। जी मुसलमानों की थी। जी तो उसकी वजह से एक जो है वो आदत सी हो गई थी, अपनी पूरी जी जो समझ थी और पूरी जो जिंदगी थी और अपनी जी पूरी जो तारीख की समझ थी, जी वो उसकी थी। अठारह सौ जी संतावन में बहादुर शाह जफर का खत्म होना, दिल्ली का सुकूत हो जाना, और जी उसके बाद जो है मुसलमानों पे जो शिद्दत हुई, जी राइट। उसने तो बिल्कुल एक नया क्या कहेंगे, नया नया हादसा खड़ा कर, जी राइट। जिससे हमारी कोई वाकफियत। राइट। जी हमारे लिए हो गया कि अब ये क्या भाई, ये तो कोई गैर आ गया है, और ये क्रिश्चियन आ गए हैं और हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं, अब जी इनकी हुकूमत आ गई है, और हमको जी इसका इस तरह की जिंदगी का पता ही नहीं था कि कैसे जी तजुर्बा भी नहीं है। जी जाएंगे। तजुर्बा नहीं था, महकूमी का जी कैसे राइट। तजुर्बा होगा? राइट। जी मुसलसल आप जो है वो हुकूमत में, जी जी और राइट। हुकूमत से मुराद ये है कि एक इत्मीनान है कि भाई वहाँ एक खिलाफत बैठी है, यहाँ एक बादशाह जी बैठा है, और हमको जी जो है अपनी जिंदगी गुजारनी है। अच्छा ये सिर्फ जो है वो गैर की हुकूमत नहीं आई ना, गैर एक नई किस्म की हुकूमत लेगी, जी राइट। जी जो आपको ये भी जी बताएगी कि आपको दवा कब, ये वैक्सीन कब पड़ेगी, राइट। जी और आपकी मर्दमशुमारी भी करेगी, जी जी और आपका राइट। रेट भी रखेगी कि कितना बच्चा पैदा करोगे, जो बाद में हुआ, तो उस वक्त राइट। नहीं जी हुआ, लेकिन जी आई ये नई किस्म की। जी राइट। तो इस नए किस्म की हुकूमत और नए लोगों की हुकूमत, इसका तो तजर्बा ही नहीं था, और इसके हमको जी अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कभी होगा। जी राइट। जब एक अरसे तक आप हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब तो ये हमेशा के लिए एक चीज है, यही सच्चाई है। जी अल्लाह ने जी मुसलमानों को चुना है, और जी मुसलमानों को हमेशा हुकूमत में रहना है जब तक आफत ना आ जी जाए। जी जी ये राइट। एक नया उनके लिए था, और उसमें जिस तरह से शिद्दत से उनको खत्म किया गया, तो उसमें दो लोग दो दो सोच पैदा हुई, जो जी देवबंद और सर सैयद अहमद खां वगैरह। जी जी राइट। देवबंद ने अपने को बिल्कुल महदूद कर लिया कि हमारा काम सिर्फ जो है वो जो रिवायत है उसको हमको बचा के रखना है, कहीं इसको भी ये खत्म जी ना कर दें, और जी मुसलमान बिल्कुल इर्तिदाद का शिकार ना हो जाए। जी जी राइट। मतलब आप समझिए ना कि इतना सेंट्रल है पॉलिटिकल पावर, या कह लें कि पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, जी कि एक बार वो सर से हट गया, तो हमको ये लग रहा है कि अब ईमान भी बचेगा कि नहीं बचेगा। जी जी राइट बिल्कुल। ये हमारे बुजुर्गों को लग रहा है। जी 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 राइट। जी उनको लग रहा है कि अब क्या होगा, अब तो ये अगर सर जी से गया तो अब तो खत्म, ईमान भी चला गया। जी तो जी ईमान बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ है, जी जी ऐसा क्योंकि राइट। आदत भी है। जी जी राइट।
तो वो एक तरफ सर सैयद ने देखा कि ना भाई वही वाली बात है कि मॉडर्नाइजेशन अगर हो जाता है जी तो हम और ताल्लुकात अच्छे बना के रखें और हम अपने को जो है वो जी मॉडर्न कर लें जी। तो सब कुछ हो सरवाइव कर सकता है। सक जी, सरवाइव कर लेंगे। जी दोबारा उसमें जो जान फूकी वो खिलाफत मूवमेंट ने की जी। राइट। कि नहीं जी नहीं हम फिर से जो है एक लड़ाई लड़ सकते जी जी। राइट। और हमको जो है लड़नी है जी राइट। और सियासत की जो मैदान है उसको छोड़ा नहीं जा सकता। जी, अब्दुल्ला भाई, हम लोग खिलाफत मूवमेंट पे बाद में आएंगे। उससे पहले जो है वो रेशमी रुमाल की जो तहरीक थी, यानी उसमें जो है उन्होंने, आई थिंक वो वर्ल्ड वॉर 1 के अराउंड ही हुई थी, जिसमें मतलब वो अफगानिस्तान वगैरह से हेल्प लेकर के और फिर ब्रिटेन यहाँ पे रशियन से हेल्प लेकर के यहाँ पर जो है वो तख्ता पलट करना चाह रहे थे। तो इस तरह का जो वो था, मतलब अप्रोच थी, वो हमें 1857 के बाद और कोई बड़े लेवल पर या ऑर्गेनाइज लेवल पर नहीं दिखी। वो सिर्फ मतलब ये जो छोटा सा एक मूवमेंट या हमारे हिस्ट्री में एक छोटा सा फेज आया, उसी में खाली नजर आई। तो जब इतना सारा, और फिर उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हालांकि मतलब हम लोग मगलूब हो रहे हैं, हमारी हुकूमत जा रही है, हमें सर्वाइवल का भी खतरा है, लेकिन इन फैक्शंस जो हैं वो भी उसी दौर में बने हैं। यानी देवबंद का और जो बरेलवी का जो पूरा जो है लड़ाई है पूरी, जो वो भी उसी दौर के अंदर हुई है शुरू। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ तो हमारी सर्वाइवल का मसला उस वक्त भी है, यानी हमको पता नहीं है कि अब हमारे साथ क्या होगा, हुकूमत चली गई है, लेकिन हम आपस में एक दूसरे के लिए किताबें लिख रहे हैं और अपने स्कूल्स बिल्कुल अलग बना रहे हैं, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। तो ये फिनोमिना कैसे आप देखते हैं कि मतलब वो क्या है? तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस्लाम की जो भी समझ थी वो एक दौर हुकूमत में थी। जी ये एकदम एक नया वाकया है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी वाकया है, इसमें कुछ भी हो रहा है जी कि भाई अब ये चला गया है। अब वो जो है जा करके अपने अपना एक जो है वो एक क्या कहेंगे उसको, एक एक अपना फोर्ट बनाया जी कि भाई देखो ये पांच छह चीजें हैं, इसको पकड़ो वरना सब जी खत्म हो जाएगा। जी उसके बाद जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है कि प्रिंट भी है जी कि आप लिख रहे हो वो चीजें छप रही हैं। जी जी तो अब आपने जो उस हालात में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एक बिल्कुल नॉवेल कॉन्टेक्स्ट में जो आप अब जो ताबीर कर रहे हैं, जाहिर सी जी बात है कि दूसरा उसको चैलेंज करेगा और उसकी पब्लिसिटी ज्यादा हो रही है। जी जी। ये राइट। उलमा कराम की बहस नहीं रह रही है। जी जी। राइट। अब इसको क्या हुआ कि एक जो मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव से जब हम उसको मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि देखो इसी वजह से हम सब, जी ये लोग जी। झगड़ा इसलिए कर रहे हैं, राइट। करना कुछ और चाहिए था। बात वो नहीं, बात ये है कि वो एक एकदम ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम्स में राइट। उसके सामने एक बिल्कुल नया पैरा आ गया, नए हादसात जी हुए, नए सा जी नया हुआ, उसको समझ में नहीं आ रहा कि इस्लाम की ताबीर अब इसमें कैसे हो, क्या हो। जी और सर सैयद अहमद खां अपनी एक ताबीर कर रहे हैं, जी जी। राइट। कोई कह रहा है कि भाई आप तो बिल्कुल ही दीन से बाहर हो चुके हैं। जी उधर कासिम नानोतवी और देवबंद एक अपनी ताबीर कर रहा है। जी इसी बीच में जो है उस ताबीर को जो है वो चैलेंज करने वाले लोगों ने कहा कि अरे भाई ये तो इसमें जो है वो जो अजमत है रसूल सल्लम की वो चैलेंज हो जा रही है। जी और जिसको आप देखें अगर जैसे शेर अली तरीन एक आर्गुमेंट लेके आते हैं, जी जी। क्या है उनकी किताब मोहम्मद इन डिफेंडिंग मोहम्मद मॉडर्निटी। इन मॉडर्निटी। हाँ हाँ, जी मॉडर्निटी। जी वो कह रहे हैं कि सॉवरेंटी चली गई है तो सॉवरेंटी एक इंपॉर्टेंट सवाल बन गया जी जी। राइट। कि खुदा की सॉवरेंटी, डिवाइन सॉवरेंटी और प्रॉफिट की खुदा की सॉवरेंटी का सवाल जो है वो अब बहुत सारी डिटेलिंग्स खोजने लगा। ओके। अच्छा, तो जी खुदा इतना सॉवरेन है तो क्या वो दूसरा मोहम्मद बना सकता है? ये एक सवाल दूर से जी लग रहा है कि बड़ा खुराफाती टाइप का सवाल है, जी जी जी। राइट। लेकिन ये बहुत रियल सवाल है हम्म। कि भाई उसकी सॉवरेंटी अब तो उसको सेटल मान लिया गया था पिछले 1400 साल जी से, जी 1300 साल से जो भी, कि भाई ये तो जी सेटल चीज है, वो तो मालिक है, इला है और जी चल रही है उसकी हुकूमत। जी लेकिन ये एकदम से अनसेटल हो गया कि वो जी कैसा सॉवरेन है, जी उस इला है, कैसा इला है, जी उसकी कुदरत में क्या कुछ है, जी उसकी कुदरत का सवाल खड़ा। तो क्या वो जी दूसरा मोहम्मद बना सकता? जी अब ये हमको आज लग रहा है कि ये खुराफाती सवाल है, जी लेकिन ये जी उस टाइम का बहुत रियल सवाल है। वो जी कह रहा है कि क्या वो झूठ बोल सकता? जी। तो अब एक जो है उस जी सॉवरेन के जो पूरा डिस्प्लेसमेंट है जी 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 और वो जो पूरा एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, जी जी उसमें ये बहस खड़ी हो रही है और उसमें एक जी बेचैनी है जिसको जो समझ में आ जी रहा है। सर सैयद अहमद खान को लग रहा है कि जी जो है वो एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में जी साइंस, और माथे पे ये कर लेंगे तो उससे कुछ हो जाएगा। जी देवबंद जी को लग रहा है कि ये कर लिया जाए भाई, जो पुरानी चीजें और रवायात है उसको बचा लिया जी जाए। जी और ये डिबेट पैदा हो रही है उसके सॉवरेंटी की और रसूल जी सल्लम का क्या मकाम है और दीन जी की नई ताबीरें हो रही। जी उस जी ताबीर की डिटेलिंग में ये सब खुराफाती बातें जो हमको आज लग रही है जी जी वो हो रही है, जी जिसमें सैयद, तो जी ये इसको अगर हम इस तरह से देखें तो समझ में आता है। जी जी। यानी और ये उधर क्राइसिस उबैदुल्ला आई तो बहुत सारे और भी बेचैनी में बहुत सारे से सवाल और जहनों में आने लगे, यानी जो। हाँ हाँ बिल्कुल, जी पूरी एक ताबीर के जो अभी तक जो ताबीर थी, जो समझ थी, वो जी तो एकदम अनसर्टेल हो गई ना। जी जी जी। राइट। इससे हमको समझ में आता है कि कितना इंपॉर्टेंट है एक जी पॉलिटिकल पूरा सेटअप जी। आपका, सेटअप ये होना। आपकी जी सरपरस्ती जो करे।
जी जी, राइट राइट, बिल्कुल। तो वो नहीं तो होने से एक जी एक कितना बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो गया। और उसकी जी वजह ये भी थी कि हमको वो आदत नहीं थी जी जी, राइट, और बिल्कुल। आज तक नहीं निकल पाए हैं। आज भी जो है जी वो लाल जी किला देख करके एक टेम्प्ट पैदा हो जा रहा है कि जी ना ना ना, फिर जी यहाँ जी झंडा तो डाल ही देना है। जी तो वो है। जी जी, तो हाँ, आज तक नहीं निकल पा रहे हैं उसे। जी जी, राइट। और अपने तो इस नए हालात को एक नॉस्टैल्जिया से एड्रेस कर रहे हैं। जी एक एक उससे एक एक प्रेजेंसनेस से नहीं एड्रेस कर। जी, राइट। जी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो जी सवाल है हमारे लिए वो यही है कि जी हम जी अपनी आज की जो हालात है इसको जी आज भी एक नॉस्टैल्जिया से ही एड्रेस करें, जी, राइट ना कि आज के की समझ से एड्रेस करें। राइट। तो अब्दुल्ला भाई, अब वापस आते हैं वर्ल्ड वॉर 1 पे, कि वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है और मतलब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, हम लोग सब्जेक्ट्स हैं ब्रिटेन के। तो यहाँ पर वो मतलब बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे भी ला रहे हैं, यानी वो हमसे ना सिर्फ ये कि हमारी फौजें जा करके लड़ रही हैं, यानी करीब 13 लाख इंडियंस गए, उसमें से 4 लाख मुस्लिम्स थे। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे कारखाने भी बनाए, जो जो कि उनकी आर्म्स को और अम्यूनिशंस की सप्लाईज वगैरह भी वो मेंटेन करवा रहे थे। और मतलब कई तरीके से इंडिया उनके लिए एक जैकपॉट था, जैसा आपने कहा। तो हम्म इस दौरान मतलब वर्ल्ड वॉर 1 पीक पर है, और उसका जो है मतलब उसमें बीच में जो है लखनऊ पैक्ट भी होता है। यानी कि अगर हम इंडियन सिनेरियो को देखें, तो 1916 के आसपास दिसंबर में लखनऊ पैक्ट होता है, जिसमें जो मुस्लिम लीग है और जो कांग्रेस है वो सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट करते हैं, जिसमें मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन देने की बातें होती हैं। तो इंडिया का जो सिनेरियो है वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान और उसके बाद जो है, फिर हम देखते हैं कि खिलाफत मूवमेंट वगैरह हुई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई। तो उस दौरान यानी हिंदू मुस्लिम जो इत्तेहाद है वो भी पनप रहा है। और मतलब मुस्लिम जो है, और गांधी जी ने सॉर्ट, अब हम कई लोगों को मालूम नहीं, गांधी जी ने जो है वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन का खुला समर्थन किया था, कि मतलब वो ब्रिटेन को जो है वो मतलब बिल्कुल भी खिलाफ नहीं थे। और वो नए नए साउथ अफ्रीका से आए भी थे। तो खैर, तो उसमें जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जो बात हो रही है, और फिर मतलब एक मुसलमानों का रोल डिफाइन हो रहा है कि इंडिया के उसमें जो है हिंदुओं के साथ मिलकर के, यानी कांग्रेस के साथ मिलके मुस्लिम लीग जो है वो आगे चल सकती है, कुछ चीजें डिसाइड कर सकती है। तो इस पे आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, यानी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान और उसके जस्ट बाद जो ये जो मूवमेंट्स हुई, लखनऊ पैक्ट और जो खिलाफत मूवमेंट है, और जो इंडियन पॉलिटिक्स है मुसलमानों को लेकर के खास करके, उस पर आपकी राय। नहीं, दोनों वर्ल्ड वॉर का बड़ा इम्पैक्ट है मुस्लिम पॉलिटिक्स। जी और जो मुसलमान तबका मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहा था, जी तो उससे तो ये समझ में आ रहा था कि जो एक नया निजाम आता हुआ है उसमें जी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी और उसमें माइनॉरिटी का एक सवाल बहुत अहम बन जाएगा। जी और उसको जब तक स्पेशल प्रोटेक्शन ना मिले, जी ये इस वक्त यूरोप भी नहीं सोच रहा है। जी ये मुसलमान हिंदुस्तान के एलिट, मुस्लिम एलिट, जी इनके जहन में ये सवाल है। जी जो कम्युनल अवार्ड वाली बात है, जी जो 1909 का मॉडलमेंटो रिफॉर्म्स है, जी तो इनकी ये समझ है कि नहीं, हमारे जो मफाद हैं और जो हमारे हुकूक हैं या उनके तहफुजात का जी सवाल है, जी प्रोटेक्शन का। जी क्यों? क्योंकि आने वाले इसमें जो है वो एक जमहूरियत जब आती आएगी और ये जो पूरा जदीद निज़ाम आएगा जी उसमें माइनॉरिटी बहुत सेंट्रल सवाल बनेगा। जी ये उनकी राय थी। और जब लीग ऑफ नेशन बना और उन्होंने माइनॉरिटी राइट्स की बात की, तो मुस्लिम लीग ने ये कहा कि हम तो ये जी पहले ही कह रहे थे, तो हम चैंपियन हैं, जी जी हम पहले ये बात कह रहे थे, जी आप लोग नहीं समझ रहे थे। जी जी तो हम लोग जो है वो वी आर एंटीसीडेंट। जी तो जी हमने दुनिया को ये सवाल दिया एक, जी जो बहुत ही अहम सवाल है। और उसके बाद वो लोग इस पे आए कि हाँ भाई, ये सेपरेट इलेक्टोरेट और ये सारी चीजें हों, और थोड़ी एक 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 लिमिटेड ऑटोनॉमी, रिलेटिव ऑटोनॉमी, और ये सारी जी चीजें हमको जी मिले। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, जी जी और उसमें जो माइनॉरिटी के साथ हुआ यूरोप की, जी वो हिंदुस्तान के मुस्लिम लीग ने बहुत क्लोजली जी उसको वॉच किया। एंड जी दे रियलाइज्ड कि एक मॉडर्न नेशन स्टेट में माइनॉरिटी का मसला कभी हल हो नहीं सकता है, इसका कोई जवाब नहीं है। जी ये जो जदीद कौमी रियासत का तस्वुर आया है, इसमें जी जो है वो माइनॉरिटी एक जो है वो एक ब्लाइंड स्पॉट है। जी और देन देवर कन्विंस कि हमको अलग रियासत दे दो, तभी हमारा तहफुज हो सकता है, वरना यहाँ कोई तहफुज नहीं हो पाएगा। ये जदीद रियासत के मिजाज में ऐसा है। जी जी तो ये तो एक बहुत, ये कांग्रेस हमेशा से ये समझ रही थी कि नहीं, हिंदू मुस्लिम जी इत्तेहाद हो सकता है और हमको एक साथ जी जो है वो हिंदुस्तानी एक आइडेंटिटी, जी राइट। और ये एक इतनी बड़ी आइडेंटिटी है विच कैन काइंड ऑफ सबसर्व जी जो अदर आइडेंटिटीज है। जी तो ये उनकी राय थी। और ये इनकी राय थी कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि सब सर्व हो जाएगी जी जी राइट। मुस्लिम। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 ने एक जो है उस मूवमेंट को जो
भाई उस वक्त भी कोई आजादी उस तरह से तो पूर्ण स्वराज मांगा नहीं जा रहा था, जी लेकिन जी एक नेगोशिएशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन की। जी बिकॉज जी जो हमारे ऊपर मुसल्लत है इज इन डिस्ट्रेस, जी। राइट तो हम उससे फर्दर नेगोशिएट कर सकते हैं, और इस राइट। इन हालात में एक गुंजाइश बनी कि दोनों लोग साथ में आ जाएं, जो जी कि ज्यादा दिन तक चली नहीं। जी जी। राइट। और एक खिलाफत मूवमेंट पे मैं थोड़ा सा एक मतलब इसी से जी रिलेटेड बिल्कुल। एक बात जी करूँ कि जो टर्किश हिस्टोरियन है, उन्होंने एक का मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि खिलाफत मूवमेंट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम मुस्लिम्स एंड हिंदूज केम टुगेदर, हम्म, सो इट ब्रॉट देम टुगेदर जी और इट डिवाइडेड देम फॉर एवर। तो जी ये दोनों चीज एक ही साथ में हो कि एक ही दोनों लोग साथ भी आए, जी और दोनों लोग फिर हमेशा के लिए जी एक तरह से फासला भी जी बन गया, दूर भी हो गए, जी जी। डिवाइड राइट। भी हो गए। जी तो काफी इंटरेस्टिंग है ये। जी और अगर उस पर्सपेक्टिव से आप देखें कि क्या एक जदीद कौमी रियासत में एक अकलियत होने का के पास होने के बाद उसके उसकी क्या मुस्तकबिल है, जी या उसमें कितनी गुंजाइश है, तो वो उनकी बात में भी दम है। जी बिल्कुल। और इधर जो नेशनलिस्ट लोग जो बात कर रहे हैं, कंपोजिट नेशनलिज्म, ये भी सब बुजुर्ग लोग हैं, काबिल लोग जी हैं, जी इनकी तरफ से भी जो बातें आ रही हैं, तो जी उसमें भी जो है कुछ ना कुछ है। लेकिन वही है कि जवाब उसके उस रास्ते पे चलने पे जहां पहुंचे वो कोई बहुत इत्मीनान जी बख्श जी जगह पे नहीं पहुंचाता है। और जी जी यहाँ जिस रास्ते पे चले वो भी कहीं नहीं छोड़ रहा है लेके। जी। राइट। जी तो जी बड़ा बड़ा बर्डन है इस वक्त की जनरेशन पे कि जी वो करे क्या, अपने जी माजी में ढूंढे किसी को कसूरवार, या अपने लिए जी कोई राह अमल तलाशे, क्या करे। जी। राइट। जी। तो जी तो वर्ल्ड वॉर 1 पे जज़ाकल्लाह खैर अब्दुल्ला भाई, आपने मतलब बहुत अच्छा हम लोगों ने समराइज किया। अभी हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करेंगे कि हमारे पार्टिसिपेंट्स के जहन में कुछ सवालात हों तो वो चैट करके अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और तो जस्ट टू समराइज कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो मतलब हमको सबको मालूम है क्योंकि हमारे टॉक वर्ल्ड वॉर 1 पे हो रहा है, तो उसका नतीजा ये हुआ कि फिर मतलब क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जो है वो जर्मनी के साइड था और ये जो पूरा अलायंस था ये इनका शिकस्त खा गया और फिर यानी उसके हिस्से बखरे हो गए जो भी मतलब जर्मन पावर्स थी, यानी खास करके जो ऑटोमन पावर थी उसका वो खात्मा हो गया। और ये मतलब एक सॉर्ट ऑफ इवेंट था, उसके फॉलो अप में फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ जो कि इंशाल्लाह हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे पार्टिसिपेंट्स के जहन में कुछ भी सवाल हो तो वो अपना हाथ रेस करके या क्वेश्चन टाइप करके पूछ सकते हैं। अब्दुल्ला अमीन खान भाई को अनम्यूट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। निज़ाम भाई, आपकी तो काफ़ी बेहतरीन रही। अभी जिस पॉलिटिकल क्राइसिस के सिलसिले में आप बात कर रहे थे, जो खिलाफत के जाने के बाद जो मुस्लिम पॉलिटिकल जो क्राइसिस आया, उसके नतीजे में ख़ास तौर से दो रिस्पॉन्स उभरते हुए हम लोग को तारीख में नज़र आते हैं। कैटेगरी मौलाना आज़ाद वाली है या जो मदनी हजरात हैं उनकी, और दूसरी कैटेगरी जिन्ना साहब वाली या सर। आज के दौर में जो तीसरा रिस्पॉन्स था उसी दौर का, ख़ास तौर से जो इस्लामी कौमियत के उन्वान से आया और उसकी इम्पोर्टेंस इस दौर में, और उसकी जो लैंग्वेज थी उसका जो उसकी क्या अहमियत है। असल इस्लामी कौमियत या मतलब जो जो आप कहना चाह रहे हैं, जो मौलाना मौदूदी ने जो पेश किया, एक जो बात उन्होंने कही, दरअसल जो है वो मुस्लिम कौमियत और हिंदू कौमियत दोनों बिल्कुल गलत हैं, और इससे निकल करके हमको जो है वो इस्लाम को जो है वो किस तरह से समझना देखना चाहिए। वो बात सही है, लेकिन होता क्या है कि जब आप तारीख में आपकी डिफीट हो जाती है, या आप बिल्कुल मार्जिन पे चले जाते हैं, तो तारीख उसको मार्जिन पे ही मानती है, और उसको कभी वो उस तरह से नहीं देखती कि हाँ ये भी एक चीज हो सकती थी जिसमें हमको कोई निजात थी। लेकिन हाँ, जो लोग तालिब इल्म हैं या जिनकी दिलचस्पी है, उनके लिए वो अ, अ, बड़ी जो है गुंजाइश पैदा करती है। मुझे लगता है कि मौलाना मौदूदी ने जो मसला कौमियत है उसके अलावा जो मद्रास में खुतबा दिया मिसाल के, और एक राह दिखाई कि देखो ये माइनॉरिटी का सवाल, ये मुस्लिम कौमियत का सवाल, और तुम्हारे हुकूक और इंटरेस्ट का सवाल, मुसलमान जो है वो एक इंटरेस्ट ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक इंटरेस्ट ग्रुप नहीं है जिसका दूसरे किसी इंटरेस्ट ग्रुप के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, बल्कि मुसलमान जो है एक खास दावत अपने पास रखता है, और उसको उस पर फोकस करना चाहिए कि उसके पास अल्लाह की हिदायत पहुंची है, वो उसका वारिस है, और उसको जो है वो अपने को वैसे पेश करना चाहिए, ना कि एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप के, कि जिसकी कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, जिसकी कुछ जो है मजबूरियां हैं, कुछ जो है वो वल्नरेबिलिटीज हैं, और वो नंबर में कम हैं, तो इस वजह से वो जो है वो एक बिल्कुल मॉडर्न उसमें जो है कुछ गुंजाइशें तलाश रहा हो। बल्कि उसको इस तरह से अपने को देखना चाहिए कि वो अल्लाह के जो पैगाम है उसकी वारिस है,
उसकी हिफाजत उसके जिम्मे थी और उसको आम करना उसके जिम्मे था। तो पूरा सवाल इसको मोड़ देते हैं कि हाउ टू पोजिशन योर सेल्फ इन अ मॉडर्न नेशन स्टेट। वन वे टू पोजिशन योर सेल्फ इज कि हम जो है माइनॉरिटी हैं, हमको जो है वो स्पेशल प्रोटेक्शन दे दीजिए। उनका कहना है कि इसके बड़े नुकसानात हैं और इससे कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है निजात। दूसरा तरीका जो वो पेश करते हैं वो ये है कि हम अपने को ऐसे पोजीशन करें कि हम अल्लाह ने जो अपना मकतब रिसालत चली और उसके जो आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए उसके हम उम्मती हैं और हमारे पास वो पैगाम है और हमारा यह काम है कि इस पैगाम को हम आम करें और ये साबित करें अपने कौल और अमल से जो शहादत हक तो उनका वो है कि यही जो है वो अकलौता राह निजात है। अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस की बात है कि पिछले 75 साल में हम इस फ्रंट पे सबसे ज्यादा फेल हुए। न हम वो कौली शहादत दे सके, ना अमली शहादत दे सके, ना वो पैगाम आम कर सके, ना वो दावत पेश कर सके। दावत पेश करने को बहुत ही मतलब मिशनरी तरीके से समझा कि सबको जाके कुरान पकड़ा देंगे और सब जो है वो मेरा काम हो जाएगा। ये बिल्कुल था ही नहीं दावत का। तो मेरी राय में उस इन दोनों की हिस्ट्री हमारे पास है एंड वी कैन से कि ये दोनों फेल हुआ। इसकी हिस्ट्री हमारे पास नहीं है कि जब हम एक अपनी पोजीशनिंग जब हम ऐसे करते हैं कि जिसके पास अल्लाह का पैगाम उसकी हिदायत है और इसको उसका काम है कि उसकी दावत दे और उसकी अमली और कौली शहादत पेश करे और उसके कयाम के लिए जो है वो मुसलसल कोशिश करे, इसलिए क्योंकि वो इसकी आखिरत में इसकी जवाबदेही है, ना कि इसलिए क्योंकि उसकी हुकूमत आ जाए, कोई मुस्लिम हुकूमत थी जो चली गई है वो वापस आ जाए, बल्कि इसलिए कि वो अल्लाह के आगे इसके लिए जवाबदेह है। इसकी कोई तारीख हमारे पास नहीं है। लेकिन ये बात ज्यादा समझ में आने वाली है कि आज के इस दौर में पोजीशनिंग अगर हम नहीं बदलेंगे अपनी तो यही हाल होता रहेगा। और अफसोस है कि आज भी वही पोजीशनिंग है। जब हमको जोश आता है कि क्या होगा मुसलमानों का, क्या होगा मुसलमानों का, तो हमको लगता है कि अगर 5% रिजर्वेशन वहां मिल जाता तो ये बहुत बेहतर हो जाता और यूपीएससी में भी अगर हमारा बढ़ जाता तो उससे सब कुछ हो जाता। तो एक बहुत ही जो है सेकुलर इमेजिनेशन, सेकुलर फ्रेमवर्क में हम सोचते हैं कि हाँ दुनियावी तौर पर अगर ये तरक्कियां हो जाएंगी और ये सारी चीजें हो जाएंगी, मेरा इससे इनकार नहीं कि ये नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, सब लोग अपना सोचते हैं अपने तरीके से। लेकिन हम अपने को उस तरह से पोजीशन नहीं कर पा रहे कि हमारे पास जो है वो हिदायत है जिसके बगैर इंसान की ना दुनिया ना आखिरत में निजात हो सकती है। और हमको खुद उस पर अमल करना है पहले तो, और हमको ये साबित करना है, उसकी गवाही देनी है, ये जिम्मेदारी है। इसलिए न कि इसलिए कि हम पे हमको हुकूमत मिल जाए, बल्कि इसलिए कि हम इसके लिए अल्लाह के आगे जवाबदेह हैं। तो मेरी राय में ये बहुत जरूरी है कि वो जो तीसरी फिक्र है, जो जो तीसरा रास्ता या जो तीसरा ख्वाब है या ताबीर है, उस पर जो है वो उस तरह से मेहनत नहीं की गई, बल्कि हम इसी में फिर हम फंसते चले गए कि हमारी एक जुबान है तो उसका क्या होगा। उर्दू जबान की जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो जाता। स्कूल में जो है सेकंड लैंग्वेज तो उर्दू होनी ही चाहिए और उससे क्या होगा भाई। भाई जबान उबान का मामला तमद्दुन से, तमद्दुन में जबान की अगर अफादियत नहीं है तो जबान अपने आप पिट जाएगी, चाहे आप लाख उसको आर्टिफिशियल तरीके से थो। नहीं नहीं नहीं, तो इसको तो कुछ करना चाहिए और इसमें भी कुछ हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। और लाउड स्पीकर जैसे एक मसला बन गया कि इतना तो हमको गुंजाइश मिलनी चाहिए और जुलूस निकालने की भी मिलनी चाहिए क्योंकि उसको निकालने की मिल रही है। तो हम हमेशा अपने को उसमें देखने लगे और बहुत अफसोस की बात है कि ये बहुत ही सेकुलर तरीका है देखने का, समझने का, सेकुलर फ्रेमवर्क है जिसमें हम मादी और जबानी और कल्चरल जिसको हम कह रहे हैं उन सारी चीजों से हम अपने आप को देख रहे हैं, ना कि अपने अकीदे और उस अकीदे की बुनियाद पे जो पूरी एक तहजीब का ख्वाब है उस नजरिए से हम अपने को नहीं देख रहे हैं और अपने को वैसे पेश भी नहीं कर रहे। तो भाई मुसलमान झूठ बोले सच बोले उससे क्या फर्क पड़ता है, नंबर कितना ही बताओ, भले सरकारी ऑफिस में 4 मुसलमान बैठ करके भी उतना ही रिश्वत ले रहा हो जितना कोई और लेता हो, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मकसद है कि वो 4 वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो ये बहुत अफसोस की बात है। जज़ाकल्लाह। अभी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। सैयद अनवर अली भाई अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने टाइप किया है अस्सलामुअलैकुम। लेकिन बेहतर है कि आप डायरेक्टली पूछ लीजिए। अस्सलामुअलैकुम आजम भाई। मेरे जी जहन में वालेकुम ये सलाम। था कि जो खिलाफत उस्मानिया ख़त्म की गई है वो ग्रेटर इस्राइल के ख्वाब आपकी के आवाज़ ताबिक स्लो है थी काफ़ी, पूरी। थोड़ा सा तेज़ बोलेंगे अनवर भाई। ग्रेटर इस्राइल की जो ख्वाब था उसको पूरा करने के लिए खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया गया है। पूरा वर्ल्ड वार उसी लिए रचा गया, उसको इन्वॉल्व किया गया। क्या ये इस बात से आपके नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ चली जाती है बात। ऐसा नहीं है, ये मुसलसल खुद यूरोप में जो लड़ाई झगड़े 100 ईयर लॉन्ग वॉर, 30 ईयर्स लॉन्ग वॉर आपस में चल रहा है और एक इंपीरियल प्रोजेक्ट है जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के नतीजे में है कि हम रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाएंगे, हमको लेबर कहाँ मिलेगा, हमको मार्केट कहाँ मिलेगा, प्रोडक्शन हमको जरूरत से ज्यादा करना है, एक कंज्यूमर समाज बन रहा है। तो उसमें एक इंपीरियल इंटरेस्ट है, उसमें एक जो है वो अपना विद इन यूरोप एक वर्चस्व की लड़ाई है वो चल रही है। उस सब को पूरा एक जो है एक नुक्ते पे ला करके रोक देना कि कोई ग्रेटर इसराइल का ख्वाब था जिसको पूरा करने के लिए पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुई और उसमें
तो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब में तो वर्ल्ड वॉर 2 में तो कौन मारा गया सबसे ज्यादा, ये हमारे सामने है। ऐसा ख्वाब तो कोई ना देखे। और लेकिन हाँ, उसमें एक एक चीज ये निकल आती है कि, और उसकी वजह है क्यों निकल आती है, सबसे ज्यादा अगर किसी को नफरत रही है यहूदियों से, वो वेस्टर्न यूरोप के क्रिश्चियंस हैं, जिन्होंने आखिर आखिर तक उनको स्टीरियोटाइप किया कि ये सोते हैं तो खर्राटे लेते हैं और इनको हंसना नहीं आता है और इनकी नाक बहती है, इस तरह के स्टीरियोटाइप। मतलब वर्जीनिया वुल्फ की नॉवल तक में आपको मिलेगा कि जो बातें उसमें कि ऑल इज गुड बट ही वॉज अ ज्यू, इस तरह की बात। और जो है ये खर्राटा लेता है और बोलना नहीं आता, जबान मुंह खोलता है तो अजीब सा, मतलब डायलॉग इतना उसकी डायलॉग। जी। कैरिकेचर्स, उसके वो सारी चीजें की गई। तो उसमें ऐसा नहीं लगता है कि पूरा यूरोप जो है फिर उसी से, जिससे सबसे ज्यादा नफरत है, उसको जो है वो उस ख्वाब को पूरा करने चल पड़ा। और ठीक है, बाइबल के एक उसमें उसको दिख रहा होगा कि इजराइल अगर दोबारा से बच जाएगा तो मसीह आ जाएंगे। लेकिन उसमें फिर एक पूरा एक सेकुलर इंटरेस्ट है उसमें। सब जो है वो इंजील और कुरान के हिसाब से तो नहीं चल रहा है ना। उसमें तो माल, पैसा, कारखाना, बिजनेस, दुकानदारी, बाजार, वो सब चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। और एक जाहिर सी बात है, एक नॉस्टैल्जिया है कि क्रूसेड होती रही है, हम हारे भी हैं, और ये जो है यूरोप के अंदर तक आके बैठे रहे, तो उसका भी बदला लेना है। और दमिश्क जो है हमारा था, इसराइल में भी थे, निकाले गए। तो कई तरह की चीजें उसमें होती है। मैं नहीं समझता हूँ कि एक इतनी पूरी तारीख को एक किसी नुक्ते पे इस तरह से समझना जो है वो, तारीख की समझ में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी आ जाती है। हमको लगता है कि, और ये भी होता है ना कि इतना पेचीदा है सब कि जवाब ढूंढने जब हम चलते हैं तो बेचैन परेशान हो जाते हैं कि अच्छा ये भी हो रहा था, अच्छा वो भी हो रहा था, अच्छा ऐसा भी, अच्छा वैसा भी। भाई एक कोई जवाब बताइए, कौन है जिससे मुकाबला करना है, क्लियर बताइए। तो वो क्लैरिटी भी नहीं ना कि किससे मुकाबला करना है, कौन है मेरा दुश्मन। तो ये एक हो जाता है कि ये जायनिस्ट जो है यही है, इन्हीं के चक्कर में सब हुआ, इन्हीं से मुकाबला करना। हम्म। तो वो एक थकान है जहनी तौर पे भी हमारे अंदर, ढूंढते हम्म। ढूंढते ढूंढते कि ये हुआ कैसे, हम यहाँ तक जी। पहुंचे कैसे, इसकी तलाश में कोई कहीं निकला, कोई कहीं निकला। हम्म। बिलाखिर जो है वो थकान तो आ ही जाती है कि कोई एक बता दो भाई, मुकाबला उसी से हो, बात खत्म हो। तो वो एक जी। थकान भी है, लेकिन थकना नहीं है। ये जी। अपने में एक एक अल्लाह के राह में एक जिहाद है कि हम तलाश करें कि कौन है जो उसके जी। दीन को और उसकी उसकी उसके पैगाम को और उसके उसने जो जो हलाल और हराम और जो मयारात और जो शरीयत उतारी, उसको जो है वो दबाने और उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इसके जानना। जी। और उसका असल दुश्मन कौन है ये जानना, असल ताकूत कौन है ये जानना, जाहिर सी बात है कि जी। ये भी एक तरह का अल्लाह की राह में जिहाद है। जी। तो अभी जो स्क्रीन पे हदीस फ्लैश हो रही है उसमें भी यही कहा गया है कि मतलब खिलाफत रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर जो है वो मतलब मलूकियत आ जाएगी, यानी हेरिडिटी रूल होगा। उसके बाद जब तक वो अल्लाह चाहेगा तब तक वो भी रहेगा। उसके बाद जो है ऑपरेसिव रूल आएगा, और वो जो है फिर उसको भी अल्लाह ताला ख़त्म करेगा, और फिर जो है खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा आएगी। तो ये जो हदीस है ये मुस्नद अहमद में भी है, और भी मतलब ये काफ़ी हसन हदीस है। तो मतलब इसमें उम्मीद भी आती है कि इंशाल्लाह लास्ट में भी जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ टाइम, या मतलब एक ऐसा दौर आएगा कि फिर से इंशाल्लाह जो है अच्छा दौर आएगा, और उसमें जो है अल्लाह का दीन गालिब होगा। तो ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग बस उस नॉस्टैल्जिया में है कि कभी हम पावर में थे तो हम दोबारा से पावर में आ जाएंगे, बल्कि इंसाफ का कयाम होगा। तो ये हदीस जो है वो भी हमें उम्मीद दिलाती है। तो अभी शाहरुख अहमद भाई, आप भी अनम्यूट करके सवाल पूछ लीजिए, आपका चैट में पड़ा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये वालेकुम है कि अस्सलाम। क्लेम करते हैं कि खिलाफत सिर्फ जो है अरब के बीच ही महदूद रहेगी, रहनी चाहिए, खास करके कुरैश के बीच में। तो जैसे कि उस्मानी लोग हो गए, और तो ये लोग की खिलाफत वैलिडेट नहीं है। इवन जब सेल्जुक वगैरह भी थे तो उस टाइम पे भी ये लोग, अब्बासी खिलाफत जब तक थी उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ये कहाँ किस हद तक सही है ये बात? वो एक हदीस है जिसके बारे में कि खिलाफत के लिए कुर्सियत की शर्त, तो वो है कि खलीफा जो है वो कुरैश में से हो। और ये खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे जो है वो बहुत बहस में आ गया। उन्होंने कहा कि भाई कैसी खिलाफत बजा रहे हो, तो खिलाफत वो है ही नहीं, ये तो खिलाफत तो वही होगा जो कुरैश से होगा। फिर जो है उससे पहले जो है वो सर सैयद अहमद खान लिख गए थे कि भाई वो खिलाफत तो खुद हदीस में था कि वो बस 30 साल थी, तो अब कौन सी खिलाफत बचाने चले, ये तो खिलाफत जो है वो अला मिनहाजुन नबुवा नहीं है। मतलब खिलाफत राशिदा खत्म हो चुकी कब की। तो वो बहस उस वक्त हुई, मौलाना आजाद ने इस हदीस को डिफेंड भी किया, और इसको डिफेंड करते हुए एक अपनी राय भी रखी कि ठीक है वो कुर्सियत की शर्त है, लेकिन अभी जो है उसको कैसे, मतलब उसको डिफेंड, उसको एक उसका एक जस्टिफिकेशन निकाला। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सबसे अच्छा जो बयानिया है, या जो सबसे अच्छी राय है, मजबूत है, वो मौलाना मौदूदी की तफहीमात में
आपको मिलेगी खिलाफत के लिए खुर्शीद की शर्त, जिसमें उन्होंने तफसील से इस पे, और मौलाना आजाद ने इसको जब वो किया तो उन्होंने कहा कि हदीस कमजोर है, ज़ईफ है। मौलाना मौदूदी ने जब इसको कहा कि हदीस जो है बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो है वो उस वक्त के लिए थी और आने वाले जो है कुछ सालों के लिए, और उसको उसकी पूरी तफसील उन्होंने बयान फरमाई कि ये खुर्शीद की शर्त उस वक्त के लिए थी, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ऐसा कुछ था। तो ये उस वक्त जब ये भाई 4 5 6 100 साल जब से भी मतलब यहाँ हिंदुस्तान में मुगल और वहाँ उस्मानिया और वहाँ सफाविद थे, तो ये सवाल ना उठा। जी अब जब ये खिलाफत मूवमेंट आया तो सबको लगा कि अरे भाई इसमें तो ये भी था, वो भी था, वो भी था। जी तो खैर उसको हल किया, ऐसा नहीं है लोगों जी ने। और मोहम्मद मौदूदी की वो मैं गुजारिश करूंगा कि अगर मिल जाए तो उसको पढ़ने जी कि खिलाफत में खुर्शीद का, बहुत अच्छी अच्छी तहरीर है। जी तो लेकिन अरब लोग तो मोस्टली आउटराइट रिजेक्ट ही कर देते हैं ना, तो उनको कुछ इस पे मोबिलाइज करने की बात ही नहीं आती है। कोई नॉन अरब से अगर कोई इनिशिएट होता है मूवमेंट तो वहां पे फंस जाता है मसला। कहाँ कोई मूवमेंट ऐसे थोड़ी इनिशिएट होता है। 700 साल उस्मानी खिलाफत रही ना, अरब उसमें जेर उसके मतलब उसके ताबे रहे, उसको मानते रहे। और ऐसा नहीं है कि मतलब हुसैन इब्न अली को कोई ऐसा नाराजगी होगी कि ना नहीं ये तो कोई इस्लामी खिलाफत ही नहीं है। उनका कहना था कि भाई शुरू में तो उनका ये था कि हमारे साथ कुछ ज्यादतियां हो रही हैं, हमको कुछ चीजें जो है वो कुछ है वो मिलनी चाहिए, तो कबूल किया ना, वो बात कहे नहीं थी उस वक्त। तो जी जब हम चीजें हो जाती हैं तो वो हो जाती हैं। अब अभी बैठ करके सोचेगा कोई, हम अब आज हम ऐलान करने क्या से भाई हम खलीफा हो गए, तो अरब क्यों जाने की जरूरत है? मेरा पड़ोसी कहेगा कि आप कहाँ से खलीफा हो गए, आपकी तो दाढ़ी नहीं है। जी कल को अब हादसा ऐसे हो जाए कि मैं ही खलीफा बन के बैठ जाऊं, तो फिर मेरे बिना दाढ़ी देखिएगा ना मेरे से वो कोई और कुछ देखेगा। तो अभी कहाँ है, कहाँ कोई मूवमेंट, क्या मूवमेंट है? मूवमेंट से पहले जी तो समझ में आया ना कि हालात क्या है, कि लड़ाई क्या है, मुकाबला जी किससे है। जी समझ में तो जी। आए कुछ। मामला तो ये है कि भाई एक पूरा निजाम, एक पूरी सोच, एक पूरा वर्ल्ड व्यू मेरे सर पे आके खड़ा हो गया। उसके मुकाबले में कोई ख्वाब, कोई ताबीर, कोई ऐसा निजाम जो एक दूसरा मुख्तलिफ ख्वाब देता हो, वर्ल्ड व्यू देता हो, निजाम देता हो, ये सामने लाए तो कोई। जी हम्म। ये तो मतलब जिसको हम कह रहे हैं कि कोई खलीफा अपने को कह रहा है या कोई खिलाफत की मूवमेंट चल रही है, तो वायलेंस हो रहा है, जी क्योंकि हम्म। उसके पीछे इज्तिहाद नहीं हो रहा है, जी राइट जी वो अमल नहीं हो रहा है जो इन सवालों का पहले जवाब दे। अब इसके बगैर अगर कोई भी मुकाबला हो रहा है तो वो वायलेंस हो। जी वकार भाई, आपका सवाल आई थिंक कवर हो गया आंसर में, अब्दुल्ला भाई ने जो आंसर दिया है। अगर अभी भी कोई सवाल हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, वकार अली भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल अज़ाम भाई से ये था कि जैसे हम लोग खिलाफत बोल करके इन सारी हुकूमतों को ओन करते हैं, तो फिर क्या है, इनकी अच्छाइयाँ इनकी बुराइयाँ सबके सवालों के जवाब हमसे मांगे जाते हैं, हमें देना भी पड़ता है। मिसाल के तौर पे मुगलों को भी मान लीजिए इस्लामी हुकूमत अगर ऑटोमन्स की तरह, तो उसका जवाब हम आज तक दे रहे हैं कि बाबर क्या किया क्या नहीं किया। तो हम इसको ये नहीं बता सकते कि ये सारी मुल्कियत थी और सुलह हसन के बाद से किसी भी हुकूमत को हम ओन नहीं करते। हो गया सवाल। जी नहीं, इसमें दो बात है। एक ये कि ये तो एक मतलब मुश्तरका लोगों का मानना है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि खिलाफत तो, जिसको हम खिलाफत राशिदा कहते हैं, वो 30 साल के उसमें खत्म हो गई। हजरत अली के बाद जो है वो खिलाफत नहीं रही। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि हम इसकी अहमियत को समझते थे कि हमारी सरपरस्ती पे एक हुकूमत थी मुसलमानों के, जो जो एक इस्लामी तहजीब बनी, खड़ी हुई, उसको एक तरह का इसलिए हासिल था कि उसके पीछे एक वो थी। बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो खिलाफत राशिदा थी, बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसमें बुराइयां नहीं थी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसकी मतलब उसकी जितनी बुराइयां गिनाई जाए, अच्छाई बुराई बहुत कुछ निकलेगी। भाई उमैयद ने कम मामूली ज्यादतियां की, या अब्बासियत ने कम मामूली ज्यादतियां की, या ये फिर उस्मानिया दौर में नहीं हुई, या मुगलों ने नहीं की होगी, या गजनवी जो है वो यहाँ इस्लाम का परचम लहराने आए थे। वो तो सबको मालूम है कि कौन क्या कर रहा है, और ये सच्चाई है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये कि वो उस वक्त में जब पहली बार ऐसा लगा कि एक नई हुकूमत जो कि गैर की भी है और एक नए तर्ज की, जिसमें हमारे अपने वजूद का सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है। ये सवाल हमको पिछले 1400 साल में नहीं पैदा हुआ था। हमारे पूरे निजाम को ये दरहम बरहम कर देगा, और न सिर्फ ये कि निजाम, ये बात तो अकीदे तक पहुंच जाए। तो वैसे उस बेचैनी में, उसको फेस करते हुए, उस क्राइसिस में लोगों ने कहा कि भाई ये नॉमिनली सही जो भी था, कम से कम एक पावर रहेगी, तो हमारे जो सर्वाइवल का सवाल नहीं खड़ा होगा। कोई ये नहीं कह रहा कि इसको बचाना मेरी जिम्मेदारी इसलिए है कि भाई ये इस्लामी खिलाफत, वो इसलिए कह रहा है कि एक पावर का होना, एक सॉवरेन पावर का होना, वो जो है बहुत जरूरी है, ना तो हम जो है सरवाइव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, बहुत लोग अब उसमें जो है वो तारीख में जाके उसको डिफेंड करते हैं कि ना उमैयद में भी ये था, उसमें भी था, नहीं थी वो खिलाफत, वो मलूकियत हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस मलूकियत में कम से कम इसकी गुंजाइश थी कि हम अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजार पाते थे, जी और अपनी
तरबियत और अपना निज़ाम एक हद तक जी हम इस्लाम के मुताबिक चला पाते थे। और ऐसा नहीं, उसमें उलमा कराम और उसमें बुजुर्गों की ये कोशिश भी रही कि इसमें जो जिस हद तक तसी हो सके, जिस हद तक इसको जो है वो बेहतर बनाया जा सके, उसकी कोशिश भी थोड़ी बहुत करते थे। उनको उनको सजा मिली उसकी, जी लेकिन ये सब गुंजाइश थी। अब तो मेरा कहना है कि वो पूरा डिनोमिनेटर ही खत्म हो गया ना। जी अब जो बात हो रही है वो उसमें बात ही नहीं हो रही ना भाई। पहले क्या बात हो रही थी कि आप जो है वो शरीयत के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। जी अब ये तो ये डिनोमिनेटर ही खत्म हो गया ना कि शरीयत के खिलाफ जा रहे हैं कि सपोर्ट में जा रहे हैं, तो वो जी शरीयत ही हट गई। जी तो कम से कम वो इस्लाम और इस्लामी तालीमात एक डिनोमिनेटर की हैसियत से जो बच रहा था वो भी खत्म हो गया। और ये जो नया निजाम आया ये तो बोला कि मैं तो आपके बेडरूम तक आऊंगा। जी जब कानून बनने शुरू हुए तो जिसको भी थोड़ी दूर तक निगाह होगी उसको समझ में आया होगा कि ये क्या बन रहा है। जिस तरह से कानून बनाए जा रहे हैं कि भाई ये भी जी तय होगा कि हम कितने बच्चे पैदा करेंगे, और हमारा स्कूल से चलेगा, और हमारा कॉलेज कैसे चलेगा, और हमारे अखलाकियात क्या होंगे। जी और ये मॉडर्न एजुकेशन से जो खतरा था, जो जी शुबह था बुजुर्गों का, जी वो शुबह बिल्कुल जायज था, और उसके नतीजे हम आज भी देख रहे जी जी हैं। तो वो ये नहीं था कि हमको ओन या डिसोन करने की बात है। हमको जी ओन करना होगा अपनी क्राइसिस, जी सच्चाई को ओन करना होगा कि हम फंस गए। जी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो बिल्कुल बहुत मायूस कुन। जी भाई उमैयद से या अब देखिए उसका अनफॉर्चुनेटली वो मलूकियत ऐसी है कि आज भी टर्किश नेशनलिज्म में एक ओटोमन उसको लेके प्राइड है, और उनको है कि हम फिर से खलीफा बनेंगे। मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ के, जब हम वहाँ पढ़ते थे तो वो कहते थे कि भाई ये बताइए कि कोई अगर टर्किश आ जाएगा तो आप लोग खलीफा मानेंगे। तो उनको आज भी यही लग रहा है। हम्म, इतना ओवर सिंप्लीफिकेशन है, इतना जो है वो वाला प्राइड जो है अभी भी एक ग्लोरी है कि हम वहाँ थे अब फिर हो जाएंगे। तो ये सब तो इस्लामी नहीं है ना, जी सब तो एथनिक है। और एग्जैक्टली जो है वो यही मेरा कहना है कि ये सारी चीजें जब इस्लामी नहीं है तो इनको हमें ओन करना या इस पे जैसे मिसाल के तौर पे खिलाफत उस्मानिया हम अब क्यों बोलें। अब हमारे ऊपर कोई ऑटोमन थोड़ी बैठा है कि वो हमसे डंडे के जोर पे बुलवा रहा है ये। तो तो पहले भी अब नहीं तो बुलवा हम रहा उसे था। बोल सकते हैं कि वो वो तो नहीं नहीं पहले बुलवा ही कमजोर रहे हो गया थे। था। नहीं नहीं एक ऐसा वक्त नहीं आने है। के मतलब बाद जब भी कमजोर बुलवा नहीं हो रहे गया। थे। हम लोग जो है ना पर्सनली फिर बाद में अब्दुल्ला भाई से कनेक्ट होकर के डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हम लोग टाइम से एक्सीड कर रहे हैं। अब लास्ट में बस एक क्वेश्चन, अगर वो अफजल भाई आपने हाथ रेस किया था, अफजल भाई का अगर हो क्वेश्चन तो हम लोग ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निजाम भाई वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक पॉइंट ये है कि जो फ्यूचरोलॉजी पे जिससे साहब साहब ने भी काम किया और भी कई लोगों ने देखा कि आने वाले वक्त में तो क्या हम पिछले ट्रेंड जो पिछले 100 साल के 200 साल के ट्रेंड्स हैं उनको देखते हुए क्या हम आगे की चीजें मतलब ऐसा क्या आने वाले वक्त में क्या क्या इनके वो हैं चालें हैं क्या करने वाली हैं इससे हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि अभी तक ये होता है कि वो कुछ करते हैं उससे हमारा रिएक्शन होता है। तो इस पे अगर आप कुछ रोशनी डाल सकें कि मतलब अभी क्या क्या चीजें रिसेंट में हो रही हैं इससे आने वाले वक्त में क्या उनके प्लान्स हैं तो। हाँ मतलब मेरे लिए भी ये बहुत दिलचस्पी का टॉपिक है कि जिस तरह से फ्यूचरोलॉजी वगैरह होती है, अल्लाह अपनी पनाह में रखे हम लोगों को इन जी सब चीज़ों से। क्योंकि इस्लाम बहुत वाज़ेह है कि हमको क्या करना है, अल्लाह के हमसे क्या तकाजे हैं, और हमको कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और हमारी जिम्मेदारी क्या, और हमसे किस चीज़ का हिसाब लिया जाए। लेकिन ये पता नहीं क्यों एक दिलचस्पी है कि ना ये तो दज्जाल आ गया, या याजूज माजूज कौन है जरा उसको देख लेते, ये क्लियर हो जाता। ये सब ठीक है, रवायत में हदीस में एक हदीस या ये पूरे अहकामात का एक सरमाया है, जिंदगी गुजारने के पूरा एक तर्ज है, और हमारी जिम्मेदारियां बिल्कुल वाज़ेह हैं, कुरान और सुन्नत हमारे सामने। उसमें से एक दो इस तरह की रिवायत निकाल करके जो हम अपने लिए एक नया प्रोजेक्ट खड़ा कर लेते हैं कि पहले ये तय हो जाए कि मेहदी आ चुके हैं कि नहीं, या आएंगे तो कहाँ आएंगे। ये अल्लाह ताला ये सब जिम्मेदारी हम लोग को नहीं दिया है। वो तो रसूल सल्लम दिया है कि कभी आपको हालात ऐसे लगे कि बहुत ही मुश्किल कश हो गए हैं और बिल्कुल इस तरह के हो गए हैं, तो आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना चाहिए, और जो है जिक्र अस्कार करना चाहिए, और जब लगे कि दज्जाल का फितना आ गया। हर जमाने में मुसलमान को लगा कि यही दज्जाल है, और हर जमाने में लगा कि क़यामत आ गई, और जहां कुछ हुआ तो कहा कि तो क़यामत सुगरा हो गई, अब जो है बड़ी क़यामत आने वाली है। लेकिन वो हमारा काम नहीं है ना हमको तय करना कि है भाई इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमसे तो बहुत लोग जहां जा रहे हैं पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि मेहदी आ चुके हैं। हाँ, मेरे लगने से थोड़ी ना होगा, ये मेरे जी जिम्मे थोड़ी, अल्लाह ताला ये काम थोड़ी ना देगा मेरे जिम्मे कि अब हम ढूंढते चले कि आ गए कि नहीं आ गए। आई थिंक अभी वैसे ही दो कोई कह लोग रहा है कि हैं जो क्लेम कर रहे हैं, एक पाकिस्तान में मोहम्मद कासिम करके कोई है, और इंडिया में शकील बिन हनीफ है। वो क्लेम हाँ करते नहीं हैं ऐसे अपने। है। जी तो ये सब जी हम लोग का काम, ये सब हमारी जिम्मेदारी है नहीं। हमको अल्लाह ताला ने बहुत वाजे बता दिया है कि क्या करना है, हम वो करेंगे। जी और इस बहस में ये पता नहीं क्यों, मतलब एक है भी, साइंस ने एक प्रॉब्लम किया। साइंस ने पूरी तारीख को और पूरे रियलिटी को डल बना दिया। जी उसमें से नैरेटिव हटा दिया। उसमें कहा कि भाई ए से बी, बी से सी ऐसे होता है, लॉजिक ये होता है, और 2+2 = 4 होता है,
कॉज ऐसे होते हैं, इफेक्ट ऐसे होते हैं। अब हमको स्टोरी मिलती नहीं है, बहुत डर लगने लगी अपनी जिंदगी की। क्या है भाई, वो आप कुछ भी हो रहा है भाई, इतना पूरी दुनिया जो है वो कोरोना में बीमार पड़ गई और कितने लोगों की मौत हो गई, और तुम समझा रहे हो कि ये कोई वायरस है जो कंटेजियस है और फैल जाता है तो लोग जो बीमार पड़ जाते हैं। कुछ इसमें बताओ, कोई स्टोरी लाओ इसमें। इतनी बड़ी रियलिटी को इतना डल नहीं बनाओ। ब्रिंग जी सम मैजिक, सम मिरेकल, सम मसाला टाइप कुछ ना, मतलब जी तो हो गया कि चाइना फैला रहा है जी और वही सब याजूज माजूज है, कुछ भी कह सकते हैं लोग, हाँ और ये दज्जाल की साजिश है। तो भाई इंसान 8 घंटे में 6,000 किलोमीटर उड़ के चला जाए, जी ये कोई मामूली वाकया नहीं है। जी मैं फ्लाइट पे बैठे दिल्ली से और सुबह बैठे और शाम में लंदन उतर रहे हैं, जी तो मामूली वाकया नहीं है इंसान के लिए। जी तो हो सकता है आज से 50 साल पहले जब जो लोगों ने उड़ते हुए देखा उनको लगा कि यही दज्जाल है। जी बताइए, ये तो बहुत गलत गलत हो रहा है, मतलब जी ये गलत नहीं, बहुत अजूबा हो रहा है। जी राइट तो साइंस ने चीजों को डल किया है, और उसके उसकी उस फ्रस्ट्रेशन में हमको जो है लगता है कि जल्दी से ये सब बातें हों। भाई अब ये मत बताओ कि अब ये मेहनत का काम है ना, कि हमको करना जी क्या है, ये निजाम क्या है, ये नेशनलिज्म क्या है, नेशन स्टेट क्या है, स्टेट जी का क्या नेचर है, उसकी क्या क्या जो जी है वो जी क्या कहेंगे उसको, उसे क्या क्या जो है वो डिटेल्स है, उसके जी क्या एजेंडा है, वो कैसे हमारे जी ओरिएंटेशन को, हमारी सोच को बदल रहा है। जी ये सब चीजें बड़ी मेहनत की हैं। जी एक बड़ी स्टोरी दीजिए कि हाँ भाई ये खत्म हुआ है और फिर हमारा वक्त आने वाला है, और वो जी वक्त जल्दी से आ जाए तो मेहदी आ जाए और याजूज माजूज भी हो जाए और उधर दज्जाल जी हो जाए और सब खत्म हो, तो हम लोगों को अपना जो है अपनी हुकूमत वापस मिल जाए। हम जी ज्यादा अब टेंशन नहीं ले सकते, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जी क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त में हमको खड़ा कर दिया गया। जी और असल चीज यही है कि हम इसको समझने की कोशिश करें अपने हाल को। जी कोई नॉस्टैल्जिया में है, कोई मुस्तकबिल में है, जी कि भाई आगे जो है वो जब इमाम मेहदी आ जाएंगे तो हमारी हुकूमत आ जाएगी। अरे आए ना आए, हिसाब तो हमारा होगा ना। जी बिल्कुल और हिसाब इसका थोड़ी होगा कि तुम इंतजार कर रहे थे। इंतजार जी करने वालों के बारे में तो अल्लाह ताला ने कुरान में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि उनका हाल तो बहुत बुरा हुआ। जी बनी इसराइल पूरी इंतजार में थी कि हमारा रसूल आने वाला है, आने वाला है, जी आने वाला है। और जी वो जब आया तो बहुत गड़बड़ किया उन्होंने, जी 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 सबसे बिल्कुल पहले मुकर गए। वही जी हाल हमारा, हम इंतजार करेंगे हमारे मेहदी आने वाले, आने वाले, आने वाले, फिर सब कुछ ठीक कर देंगे। जी हम कुछ नहीं करेंगे भाई, हमको जो बताया गया वो हम करेंगे। अल्लाह के आगे जी उसकी जवाबदेही, खत्म बात। जी खिलाफत आएगी नहीं आएगी इससे हमारा कोई वो नहीं। हमको तो इंसानियत के लिए ये एहसास होता है कि इंसानियत जब अल्लाह की हिदायत और उसके पैगाम से दूर चली जाती है तो बड़ी परेशानी में पड़ जाती है। उसके लिए बिल्कुल दुनिया भी परेशान हो जाती है, परेशानी हो जाती है, और आखिरत में भी परेशानी हो जाती है। जी हम ये चाहते हैं कि वो फिर से अल्लाह के पैगाम की तरफ चली आए और बिल्कुल अपने लिए निजात हासिल कर ले। सब में हमारे भाई बहन हैं, ये सब जी आदम की औलादे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। इन तक जो है जी वो अल्लाह का पैगाम ना पहुंच पाया और हमारी कमजोरी से ना पहुंचा, तब तो बहुत जी बड़े जो मुजरिम हुए। और अगर जी पहुंच भी गया और तब भी ये निजात ना पा सके तो ये तो और अफसोस। जी ये बिल्कुल ये हमदर्दी होनी चाहिए। कोई पावर का स्ट्रगल नहीं चलेगा, उनकी हुकूमत जी होगी तो मेरी हुकूमत। हमारा तो बिल्कुल स्ट्रगल सिर्फ इतना है कि अल्लाह को का जो पैगाम है जी उससे जो इंसान बिल्कुल दूर हो चुका है, जी उससे बिल्कुल नाशना हो चुका है, उसकी वजह से जी उसकी जिंदगी जो है वो ऐसी हो चुकी है, जी उस तक वो पैगाम पहुंच जाए। और वो जो रसूल सल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम क्या अपनी जान भुला दो, जी वो हुकूमत के लिए थोड़ी ना हो रहा है। जी बिल्कुल इसलिए जी हो रहा है कि भाई ये पैगाम है और ये अल्लाह के बंदे हैं और किस मुश्किल में पड़े हैं, जी और रसूल सल्लम कह रहे हैं कि हम कमर में हाथ डाल के उनको निकाल रहे हैं। तो जी हमारा काम तो इतना ही है। वरना जी ये सब जो है वो एक अल्टीमेटली अल्लाह माफ करे एक फैंटेसी बन जाती है जी कि हमारी हुकूमत है, उसकी हुकूमत है, तुम्हारी। भाई ठीक बात ना, वो वकार कह रहे हैं कि वो हमारी हुकूमत कहाँ थी? जी तो मुगलों की हुकूमत थी, हम तो खेती कर रहे थे, जी हल जोत रहे थे, टैक्स दे रहे थे। जी हमारे बाप दादा यही कर रहे होंगे। जी या हो सकता है कि वो बहुत बाद में मुसलमान ही हुए हों, उससे पहले तो उनसे जिजिया उजिया भी ले लिया गया हो। जी तो हम उसमें काहे को अपने को ज्यादा आइडेंटिफाई करें? जी हमारा तो सिर्फ ये है कि अल्लाह का ये पैगाम, उसकी ये शरीयत, उसको एक हद तक एक तहफ्फुज मिला हुआ था। वो तहफ्फुज जी उसके जाने से वो और जो है वो वल्नरेबल हो गया, या ये कह लें कि वो बिल्कुल मिटता चला गया। जी उसका अफसोस है, वरना अफसोस इसका थोड़ी है कि बाबर की औलादें जो है वो हुकूमत रखें। जी बस ये है कि वो जब हुकूमत कर रही थी तो इतनी थोड़ी सी गुंजाइश थी। जी अब वो भी चली गई तो वो भी खत्म हो गई। और जो जी हाल हुआ, जो हश्र हुआ, वो यही हुआ जो आज है, जी कि कितना पेशाब निकल जाएगा तो जो है कमर तक पैर धुला जाएगा, यही इस्लाम होके रह जी गया। तो इसका अफसोस है। जी जज़ाकल्लाह खैर अब्दुल्ला भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया अपने वक्त देने के लिए, और इसके साथ साथ बहुत अच्छे से माशाल्लाह एक्सप्लेन किया आपने बहुत सारी चीज़ों को। हम लोगों ने टॉपिक के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो तो इट वाज मोर ऑफ अ डिस्कशन रादर देन जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द वर्ल्ड वॉर 1 एंड इट्स इवेंट्स। तो हमारा इंटेंशन भी यही था कि हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 पे खाली इंफॉर्मेशन ना दें, उसके इवेंट्स वगैरह पे उतना ज़्यादा डिस्कस ना करें, बल्कि हमारे लिए क्या उसमें सबक है और हमारी क्या कंडीशन है उस पर ज़्यादा गुफ्तगू हो। तो जज़ाकल्लाह खैर भाइयों सब लोगों के लिए जिन्होंने भी ज्वाइन किया, भाइयों और बहनों जिन्होंने भी ज्वाइन किया।
तो हम लोग इंशाल्लाह ये वीकली प्रोग्राम्स करते रहते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हम लोग जो है करियर पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड भी टॉपिक्स पे डिस्कस करते रहते हैं। और अभी जो है चैट में आपको एक लिंक मिला होगा जिसमें आप अपना फीडबैक दे सकते हैं इस टॉक के लिए, और हमारे फ्यूचर टॉक्स के लिए भी अपना कोई सजेशन वगैरह हो तो भी उसमें दे सकते हैं। और अब्दुल्ला भाई की ईमेल आईडी मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह मेल के जरिए, या जो लोग हमारे हमारे उसमें अटैच्ड हैं, अगर उनको कोई पर्सनल सवाल होगा तो वो मेल कर सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। हम लोग इंशाल्लाह इस टॉक को ख़त्म करेंगे यहीं पे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।